मैं ऑन कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से लसाइनस टेस्ट से। एक बार ब्रीफ गो थ्रू कर लेते हैं, कल अपन ने क्या देखा था। लसाइनस टेस्ट। तो देखो, कल तो हमने बेसिक इसके रिएक्शंस लिखे थे कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसको सोडियम से हम रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम फ्यूजन इसका होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और नाइट्रोजन है तो वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड बनाते हैं। ये अपन कल लिख चुके हैं, मतलब ऐसे ही दोबारा एक बार रिवाइज करवाने के लिए लिख रहा हूँ। और अगर वहीं पे सल्फर है तो सल्फाइड बनता है, सोडियम सल्फाइड Na2S। वहीं अगर हेलोजन है तो सोडियम हेलाइड बनेगा NaX। और वहीं अगर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों साथ में है तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा, है ना, NaSCN। ठीक है, इतना कल अपन ने सर देखा था। डाउट है। हाँ बताओ। सर जैसे कि सर सोडियम है सर, हीट करने पे सर ज्यादातर फिजन होता है ना, मतलब टूटते हैं मॉलिक्यूल्स। डिपेंड करता है यार, मतलब फाइनल सिचुएशन कैसी है। ज्यादातर फिजन होता है लेकिन हमेशा नहीं। ज्यादातर वर्ड सही है, हमेशा कहना गलत है ना। तो देखो, इसमें होता है ऐसे कि ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये जनरली पाउडर्ड फॉर्म में रहेगा आपके पास, है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इसका बता देता हूँ, उससे थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी तुम लोग को। जैसे मान लो ये किसी पेट्री डिश में अपना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, यहाँ पर ये अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड पाउडर फॉर्म में ले रखा है। तो अभी जैसा कि अपन ने कल बात की थी, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है उसका जो मॉलिक्यूल रहता है वो जनरली कोवेलेंट रहता है ना। कोवेलेंट फॉर्म में रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमारा टारगेट ये है कि हमें इसको पहले आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए इसे डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स किया जाता है ना। तो आप एक ऐसा बीकर ले लो, है ना, एक ऐसा बीकर ले लो जिसमें डिस्टिल्ड वाटर पड़ा है ना। डिस्टिल्ड वाटर मतलब सभी लोग समझते होंगे, डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम प्योर वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसे कहते हैं, उसमें बिल्कुल भी मिनरल्स वगैरह ना हो, सिर्फ वाटर हो। ठीक है, तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है इसमें इसको मिक्स कर दिया जाता है। तो मिक्स करने से क्या होगा, मिक्स करने से जो, एक सेकेंड, मिक्स करने से आपका जो सोल्यूशन जनरेट होगा, दैट विल बी एक्चुअली व्हाट, दैट विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ, दैट विल बी एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, है ना। जो पाउडर है, आपने जो पाउडर लिया था वो इस तरह से पानी में घुल जाएगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे ये आती है, और फिर अपन इसमें इसको सोडियम, इसमें सोडियम मेटल डालते हैं, है ना। इसमें हम एडिशन के तौर पे कौन सा सब्सटेंस ऐड करते हैं, हम इस तरह से सोडियम मेटल के जो नेल्स होते हैं या जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी कोई भी एटम हो, जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपना कार्बन और नाइट्रोजन एटम होगा। ठीक है, तो जब अपन ने इसको सोडियम में डाला और उसको हीट किया डिस्टिल्ड वाटर के प्रेजेंस में, ये यहाँ से देखो ऐसे नीचे से इसको हीट किया जाता है ना। तो हीट करने से क्या होता है, हीट करने से मॉलिक्यूल्स जो है वो जल्दी जल्दी इधर उधर मूव करने लगते हैं, ज्यादा जल्दी जल्दी टकराते हैं एक दूसरे से, तो रिएक्शन फास्ट होने लगती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो आपने सोडियम डाला है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कुछ पर्टिकुलर एटम्स को खींच के उनसे जुड़ जाता है ना। तो जो कंपाउंड जनरेट होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड जनरेट होने लगता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन नाइट्रोजन है तो सोडियम साइनाइड जनरेट हो जाएगा, सल्फर है तो सोडियम सल्फाइड जनरेट हो जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो फिर यहाँ पर वाटर में फ्लोट करने लगता है ना। तो उसको फिर अपन बोल देते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सर डाउट था। हाँ बताओ। सर ये गर्म करेंगे तो अपन इवेपोरेट नहीं होगा वाटर? वो तो फिर डिपेंड करता है ना कि अपन कितने वाटर के बॉइलिंग पॉइंट तक इवेपोरेट कर रहे हैं कि नहीं। सर वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सोडियम को अगर अपन को रिएक्ट कराना है तो। नहीं नहीं, उसमें क्यों करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब वाटर को इवेपोरेट कराना पड़ेगा ये कह रहे हो तुम? नहीं मतलब ज्यादा टेम्परेचर करना ही पड़ेगा ना, जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हाँ, से तो ज्यादा हो। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, नहीं क्यों जरूरी है ऐसा, बताओ। सर क्योंकि सोडियम तो मतलब उसको तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ना रिएक्शन के लिए।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने का बस मेन इंटेंशन ये है कि मॉलिक्यूल्स की जो मोबिलिटी है ना, मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर मूव कर रहे हैं वो थोड़ा फास्ट मूव करने लगे, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी टकराए तो रिएक्शन फास्ट हो। ठीक है सर। ठीक है, तो वो, सर हाँ बोलो। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सर, इनका मतलब ये जो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं सर, मतलब आयोनिक फॉर्म सर एक आध किसी कंपाउंड का सर बताइए, बना के बता दीजिए। आयोनिक कंपाउंड यही है ना, यही तो है आयोनिक कंपाउंड। जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये सब आयोनिक ही तो है। यस सर। तो जो सोडियम है वो कार्बन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और ये कंपाउंड बनाता है। मतलब ऐसा है कि सर जब ऑर्गेनिक कंपाउंड सर में जब सुनो, पानी अगर, में डालेंगे इसे हाँ एक मिनट सुनो, सर। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये यस। 3 एटम्स है, कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, तो आपको सोडियम फ्यूजन के एक्सपेरिमेंट के बाद सोल्यूशन में ये 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे। कुछ पोर्शन सोडियम साइनाइड बन जाएगा और कुछ पोर्शन सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। 2 टाइप के स्पीशीज मिलेंगे, मतलब ऐसा है इस लिक्विड में। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर जब इसे मतलब पानी में डालेंगे सर, इस वाले हम्म कंपाउंड को, मतलब लेफ्ट साइड वाले पहले रिएक्टेंट है जो, सर हम्म। उसे पानी में डालेंगे सर, तब कैसे आयंस बनते हैं, मतलब उसी टाइम पे टूट जाता है क्या सर नाइट्रोजन नहीं, कार्बन उसी से? उसी टाइम पे तो नहीं टूट रहा होगा, तभी अपन इसको हीट वगैरह करा रहे हैं ताकि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ब्रेक हो पाए पहले, है यस ना। सर। तो इस तरह से मतलब बैकग्राउंड स्टोरीज की ये है। तो बस बाकी यही होता है। अब जो अपना कंपाउंड जनरेट हो गया, जैसे NaCN जनरेट हुआ, तो NaCN क्योंकि लिक्विड फेज में जनरेट हो रहा है, तो ये आयोनाइज भी हो सकता है क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है। तो NaCN जो है वो आसानी से आयोनाइज होके Na+ और Cn- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो बस फिर अपन उससे साइनाइड की फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं, जो अपन अब देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, कल अपन ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था कि ये प्रोडक्ट जनरेट होगा। अब इस प्रोडक्ट को अपन कैसे फर्दर मूव कराते हैं आगे, देखो। अब आप पहली हेडिंग डालो, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, है ना। लसानिस टेस्ट में जितना अपन ने लिख लिया था कल उतना काफी था। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोला जाता है ना। ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका जो नाम है, इसको सोडियम फ्यूजन, मतलब जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सोडियम से फ्यूज हो चुका है। ठीक है, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है। और अब अपन लिखते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, है ना। पहला है टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, राइट। अब इसमें सर मुझे जो रिएक्शन, कार्बन नाइट्रोजन लिखा था तो अलग से क्यों लिख रहे हैं इसका? कार्बन, इसको टेस्ट कैसे करोगे, ये तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जनरेट हुआ है ना अभी। अच्छा सोडियम, ठीक है, तुम अच्छा साइड हाँ जो, उसके आगे भी लिखना हाँ पड़ेगा, हाँ। ये जनरेट हुआ, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा, फिजिकली नहीं पता चलेगा ना अपन को। हाँ फिजिकली अपन कैसे आइडेंटिफाई करें वो अपन, कलर चाहिए पड़ेगा कोई सा। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब कलर भी हो सकता है, वो कोई भी फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके पास। वो कलर हो सकता है, वो उसकी स्मेल हो सकती है, वो उसका फिजिकल नेचर, जैसे कि प्रेसिपिटेट होता है वो हो सकता है ना। तो वो फिजिकल नेचर अब अपन यस। देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्शंस होती हैं। देखो जैसे नाइट्रोजन के लिए, तो अपना ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपन को मिला है यहाँ पे, है ना, इसको फिर बॉईल किया जाता है FeSO4 में, FeSO4 के सोल्यूशन में। मतलब अपना ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है उसमें अगर NaCN है ना, मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर अपन नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब NaCN उसमें रहा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन NaCN से ही आएगा। तो यस सर। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN रहा होगा। इस NaCN के सोल्यूशन को आप फेरस सल्फेट के सोल्यूशन के साथ मिक्स करो, है ना। फेरस सल्फेट के सोल्यूशन के साथ आप मिक्स करो तो आपको पहले जो कंपाउंड मिलेगा उसको बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स हैं, Na4FeCN6, है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो इसका ऑक्सीडेशन नंबर।
देखो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, एक सल्फेट पे -2 चार्ज, तो एक आयरन पे +2 चार्ज है ना। मैं ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आयरन पे +2 आएगा। आप यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। सोडियम का अपन को पता है कि एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो 4 सोडियम का मिला के +4 चार्ज होगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है मॉलिक्यूल का, उस पर टोटल -4 चार्ज होना चाहिए, है ना। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, मतलब साइनाइड एज अ होल, इस पे -1 चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड पे मिला के -6 चार्ज होगा। और टोटल, ध्यान से सुनना, टोटल इस यूनिट पे -4 चार्ज होना चाहिए। और साइनाइड पे -6 है, इसका मतलब जो बचा हुआ +2 है वो आयरन पे होगा, है ना। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है। ठीक है, आई होप ये ऑक्सीडेशन नंबर्स में किसी को कोई डाउट नहीं है। तो देखो हुआ क्या है कि आयरन जो है वो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह चेंज नहीं हुआ है, मतलब ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। बस हुआ क्या है कि ये वाला जो आयरन है ये यहाँ पर आ गया है, बस बॉन्डिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है ना। आप देख सकते हो कि बॉन्डिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है, ये जो आयरन है यहाँ पे बीच में कहीं एडजस्ट हो गया है। ठीक है, बाकी इसमें सल्फेट के भी और प्रोडक्ट बन रहे होंगे जिसपे अपना मेन फोकस नहीं है। अब अपना मेन फोकस क्या है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में जब आपने फेरस सल्फेट का सोल्यूशन मिक्स किया तो उससे ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ। इसको फिर फर्दर FeCl3 में मिक्स किया जाता है ना। ये फर्दर आगे की रिएक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, FeCl3 और डाइल्यूट HCl में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर भी जो अपन ने FeSO4 लिया था, यहाँ पर भी डाइल्यूट H2SO4 मिक्स किया जाता है। ये सब कैटलिस्ट का काम करते हैं जो एसिड्स हैं, है ना। इनको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है कैटलिस्ट को, वो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब होता क्या है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो FeCl3 है, आप यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कितना आएगा बताओ, +3 +3 है ना। तो अब होता ये है कि ये आयरन दूसरे टाइप का हो गया +3, और यहाँ पर आयरन है +2। तो जब आप इस कंपाउंड में FeCl3 को डालोगे तो जो कंपाउंड जनरेट होता है वो एक पॉपुलर कंपाउंड है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है Fe4FeCN6 3, है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है वो अभी अपन देखते हैं। .XH2O। अब यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर और इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये वाला जो आयरन है ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है ना। ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो 4 का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, +12। तो जो बची हुई यूनिट है, मतलब जो ये वाली यूनिट है, ध्यान से देखते रहना एकदम कैलकुलेशन, जो ये वाली पूरी यूनिट है इस पे मिला के -12 चार्ज होना चाहिए, है ना। फिर से वही कैलकुलेशन, देखो ध्यान से देखना, 3 यूनिट पे फेरोसाइनाइड की 3 यूनिट पे मिला के -12 चार्ज है, तो एक यूनिट पे चार्ज कितना आएगा, -4, है ना। ये जो फेरोसाइनाइड है FeCN6 3, मतलब इस पे इसकी FeCN6 की एक यूनिट पे -4 चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट पे -12 है, मिला के 3 यूनिट पे -12 है, तो एक पे -4 चार्ज आना चाहिए। अब इसका चार्ज आप कैलकुलेट कर लो, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, जो अपन ने यहाँ पे किया था। एक साइनाइड पे -1, तो 6 साइनाइड पे कितना, 6 साइनाइड पे -6, और टोटल चार्ज आपको रखना है -4, तो इस आयरन पे कितना चार्ज आएगा, +2। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो फेरोसाइनाइड है ना, जो फेरोसाइनाइड है उसका जो आयरन है उसका चार्ज +2 है, मतलब इस वाले आयरन का चार्ज कितना है, +2, राइट। तो अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ, कैलकुलेट पूरा अपन ने कर लिया लॉजिकली। तो ये देखो, ये अपन ने दोनों टाइप के आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। इससे अपन को ये पता चला कि ये वाला कंपाउंड जब इस FeCl3 से रिएक्ट करता है तो इसमें वही एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता होगा, तो जो दोनों आयरन के एटम्स हैं वो एक ही कंपाउंड में आ जाते होंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड में दोनों टाइप के आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर आपको एक साथ मिलते हैं, ये पहली इसकी खास बात है। दूसरा, तो इसका इसका जो 3 क्यों लिया अपन ने? क्यों लिया है, मतलब वो तो एक्सपेरिमेंटली अपन को मिला है कि ये कंपाउंड उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता ठीक है ना, वो तो उसका एग्जिस्टेंस है। तो
एक सेकंड म्यूट कर लो भाई, अरे यार म्यूट भी नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य अपना वो म्यूट करो माइक्रोफोन। तो हाँ, तो ये जो कंपाउंड जनरेट हुआ, देखो इसकी क्या खास बात है। ये कोई ओमनी नाम का स्टूडेंट भी है क्या अपनी क्लास में? OMNI किसी को आइडिया है? पता नहीं सर। क्योंकि मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है छोड़ो फिर। तो अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं। इस कंपाउंड का जो कलर है वो खास रहता है। इस कंपाउंड का कलर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज प्रशियन ब्लू कलर। इसको प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बोला जाता है ना। ये कलर का नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ये रिएक्शन नोट कर लो जब तक। प्रशियन, अरे यार ये म्यूट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ सर वहां पर वो .XH2O क्या है? एक सेकेंड बता दो मुझे, बस एक सेकेंड। हाँ तो मैं 1 मिनट ये नाम पहले पूरा लिख दूं फिर बताता हूँ ना। प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं। हाँ .XH2O जो है, .XH2 वही इसके हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये मिलता है। मतलब जैसे अपन वो लिखते हैं ना कॉपर सल्फेट .5H2O, यस सर। है ना। तो उसमें अपन क्या करते हैं कि अपन हम ये कहते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का अगर हाइड्रेशन हो जाएगा तो वो ब्लू कलर के हो जाएंगे, और हाइड्रेटेड क्रिस्टल का फॉर्मूला ये होता है। तो इस तरह से कोई भी क्रिस्टल जो है वो हाइड्रेट हो सकता है। हाइड्रेशन की बात अपन इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, पीरियोडिक टेबल में अपन पढ़ेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी वगैरह। तो वहां पर हाइड्रेशन की बात अपन इन डिटेल करेंगे। यहाँ पर मेन बात अपन को बस इतना समझना है कि कोई भी सॉल्ट जो है वो हाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसको हाइड्रेट होने की उसकी टेंडेंसी है कि नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, वाटर अवेलेबल है कि नहीं। तो जब आप यहाँ पे डाइल्यूट HCl में इसमें मिक्स कर रहे हो, तो डाइल्यूट HCl का मतलब ये है कि HCl में आपने पानी मिलाया होगा। ठीक है, तो वाटर का एक्सपोजर अपने आप हो चुका है, तो इसलिए ये जो सब्सटेंस है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में अपन को मिलता है। अब एक्स का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशंस पे डिपेंड करता होगा। एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन प्रेशर टेम्परेचर वगैरह। यस सर सर। हाँ बोलो। सर क्लोरीन कहाँ है यहाँ पे FeCl3 वाले? FeCl3 वाला क्लोरीन यार वो HCl बना के या तो निकल गया होगा, कुछ दूसरे सब्सटेंस उसने बना लिए होंगे, है ना। यस सर। तो संकेत क्या पूछ रहे हैं, सर इस चैप्टर से पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं क्या? नहीं यार ऐसा, देखो ऐसा है उसमें तो हर चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि इसके लिए कोई दूसरा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबकी थोड़ी थोड़ी लिंकिंग होती है ना। मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, मोल वगैरह को छोड़ दो, तो जो बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सब इस तरह से एक साइकिल के फॉर्म में रहते हैं, है ना। मतलब हर कोई किसी ना किसी से किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। तो अपन को साइकिल में किसी एक पॉइंट से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, तो उसको ऐसा यस। समझ लो। ठीक है, तो अब देखो NaCl भी बनेगा। हाँ NaCl भी बन रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि बन इसमें बहुत कुछ रहा होगा, क्योंकि काफी सारे रिएजेंट्स हैं। तुम साइड प्रोडक्ट्स पे फोकस मत करो। साइड प्रोडक्ट्स अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। साइड प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इन रिएक्शन से नहीं आएगा, है ना। मेन अपन को टेस्ट देखना है, तो टेस्ट के लिए अपन को ये देखना रहता है कि जो फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो क्या है, और उसकी फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे वो कंपाउंड ये है, इसको फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं, इसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे बाजू में। और ये प्रशियन ब्लू कलर का होता है। ये इसका नाम भी लिख लो यार, इंपॉर्टेंट है। ये दोबारा आएगा जब अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास में। सॉल्ट एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा ये कंपाउंड आएगा, है ना। उस टाइम में ये बात बोलूंगा भी कि अपन ने ये पहले भी POC में पढ़ा है, फेरिक फेरोसाइनाइड इसे बोलते हैं, है ना। तो इसके नाम का थोड़ा थोड़ा लॉजिक मैं बता देता हूँ। फेरिक, देखो आयरन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं, फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3। तो ये जो है ये फेरस सल्फेट है, ये जो है ये फेरिक क्लोराइड है ना। तो यहाँ पर ये देखो जो बाहर वाला आयरन है वो क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन नंबर में है इसलिए इसको फेरिक बोला गया है, और जो अंदर वाला आयरन है वो क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है इसलिए इसको फेरस से नाम डिराइव हुआ है फेरो,
है ना, फेरस में यू और एस को हटा दोगे तो फेरो बन जाएगा, तो इसलिए इसको फेरिक फेरोसाइनाइड बोला जाता है। ठीक है, तो इस नाम को लिख लो और इसका ये कलर ध्यान में रखना, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आपने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, है ना, आपको चेक करना है कि उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, तो आपने उसको सोडियम में मिला के हीट किया तो वो आयोनिक नेचर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर जो आपका जो लिक्विड जनरेट हुआ उसमें आपने फेरस सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन मिला दिया, उससे कुछ जनरेट हो रहा होगा, उसमें फिर फेरिक क्लोराइड और डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन मिला दिया, तो थोड़ी देर बाद आपको जो सोल्यूशन है वो प्रशियन ब्लू कलर का टर्न हो जाएगा, है ना, प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो इसका मतलब जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, इससे ये प्रूव हो गया कि उसमें क्या रहा होगा, नाइट्रोजन। सही है। अब यहाँ पे ये बात Yes, इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन जब भी आएगा तो कार्बन के साथ ही आएगा, है ना, इस टेस्ट में, क्योंकि आप देख सकते हो साइनाइड जनरेट हो रहा है, तो साइनाइड मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों साथ में आएंगे इसमें। तो अगर आपको प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होगा। कार्बन की बात अपन इसलिए नहीं करते क्योंकि जब आप बात ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की कर रहे हो, है ना, तो ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन। ठीक है, इसलिए अपन ने इस तरह से इसको नहीं लिखा है टेस्ट फॉर कार्बन एंड नाइट्रोजन, अपन ने इसको टेस्ट फॉर नाइट्रोजन लिखा है क्योंकि कार्बन अपन बट ऑब्वियस मानते हुए चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो होगा ही। बात समझ में आ रही है? सर ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है उसमें भी तो जो प्रोडक्ट होगा वो प्रूशियन ब्लू कलर होगा। नहीं नहीं, प्रेशियन ब्लू कलर ये नहीं होगा, ये प्रोडक्ट अलग है, ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट अलग है दोनों, मतलब काफी फर्क है दोनों में। ठीक है, यस सर। मतलब यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे फेरस है, तो सॉरी फेरिक है, तो काफी ज्यादा फर्क है, तो कलर जो है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब अपन को ये याद रखना है ना, इस कंपाउंड का फॉर्मूला ध्यान रखना, रख सको तो बहुत अच्छा रहेगा, Fe4FeCN6 3। ठीक है, प्रेशियन ब्लू कलर का ये होता है। तो ये लसानेस टेस्ट का पहला स्टेप अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन दूसरे स्टेप पे आते हैं कि अगर सल्फर मौजूद हो तो अपन को क्या फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी मिलेगी सोडियम सल्फाइड से, है ना। तो ये सब अपन लसानेस टेस्ट के अंदर ही लिख रहे हैं ना, ये पहला था टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, दूसरा है इसी कड़ी में टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर, है ना। तो सल्फर का टेस्ट देखो फिर से, वो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपन को मिलता है ना, कहानी यहीं से चालू होती है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अब आप क्या करोगे, अब आप उसको लेड एसिटेट से, मतलब लेड एसिटेट की क्रिस्टल्स उसमें मिक्स करोगे। इसको अपन रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपका जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, जिसमें कि अगर सल्फर होगा तो सोडियम सल्फाइड बन चुका होगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, इसको आप लेड एसिटेट से रिएक्ट कराओ। लेड एसिटेट अगेन एक सॉल्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। एसिटिक एसिड अगेन क्रिस्टल बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे पिछले रिएक्शन में डाइल्यूट HCl कर रहा था, H2SO4 कर रहा था, ये भी एक एसिड है, ऐसे ही एसिटिक एसिड भी एक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जो सोडियम है वो एसिटेट से कंबाइन हो जाएगा और जो लेड है वो सल्फर से कंबाइन होके लेड सल्फाइड बना लेगा, है ना, लेड सल्फाइड। अब लेड सल्फाइड के साथ फायदा ये है कि ये होता है, पहली चीज तो ये प्रेसिपिटेट होता है ना, और उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। सो लेड सल्फाइड इज अ ब्लैक प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपने लेड एसिटेट डाला तो आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट अगर नीचे जमा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर रहा होगा। सही है ये बात, समझ में आ गया ये? yes sir. अब इसमें Yes, ये sir. बात होती है कि इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपने जो एसिड यूज किया है वो आपने एसिटिक एसिड यूज किया है ना, ध्यान से सुनना, वो आपने एसिटिक एसिड यूज किया है। ठीक है, आप इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकते थे, जैसे पिछले रिएक्शन में हमने H2SO4 यूज किया था, HCl यूज किया था। इस तरह के अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज कर लें तो क्या दिक्कत है ना। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे अगर आप H2SO4 यूज करते
है ना, एक सेकेंड, अगर आप H2SO4 यूज करते तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये जो आपने डाला, ये कई बार क्या करता है, ये रिएक्शन अपन अगेन सॉल्ट एनालिसिस में दोबारा पढ़ेंगे 12th क्लास में, है ना। इसमें क्या होता है, इसका जो लेड है ये इसके सल्फेट से कई बार कंबाइन होके लेड सल्फेट बना लेता है ना। इससे ये कई बार कंबाइन होके लेड सल्फेट बना लेता है। ध्यान से सुनना एकदम, प्रॉब्लम क्या होगी उस केस में, लेड सल्फेट बना लेता है, जिसका क्या नेचर होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो अब इससे देखो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपने जैसे H2SO4 यूज किया है एसिटिक एसिड की जगह, और अगर आपने ये लिया है, तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो इससे कंबाइन होके व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बना देगा। तो ऐसा होगा कि ये इससे कंबाइन होके व्हाइट प्रेसिपिटेट भी बना रहा है, और इसका कुछ पोर्शन इससे कंबाइन होके ब्लैक प्रेसिपिटेट भी बना रहा है। तो जो नीचे नीचे है बीकर में जो प्रेसिपिटेट वाली सिचुएशन अपन देखेंगे, तो वहां पर अपन को ब्लैक प्रेसिपिटेट भी जमा हुआ दिखेगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट भी जमा हुआ दिखेगा, मिक्स हो जाएगा मतलब दोनों। ठीक है, तो अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो क्लियर कट नहीं आ पाएगा उतना, राइट। तो ऑब्जर्वेशन अपना क्लियर कट आए, कुछ भी मिक्सिंग ना हो उसमें, इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है इन रिएक्शंस में कि एक बार में एक ही प्रोडक्ट जनरेट होना चाहिए जो कि जिसकी कुछ फिजिकल आइडेंटिटी अलग हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट जमा हो रहा है, तो फिर हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जनरेट होना चाहिए जो प्रेसिपिटेट नेचर का हो, है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो अपने ऑब्जर्वेशन में। बात समझ में आ गई? सर तो इसमें वीक एसिड्स ही यूज करेंगे ना? वीक एसिड्स यूज, इसमें यही यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड, है ना। वीक एसिड भी नहीं, इसमें आप तो एसिडिक एसिड ही यूज करते हैं, क्योंकि वीक एसिड, कोई दूसरा वीक एसिड यूज कर लेंगे तो दिक्कत है कि फिर उसमें कोई नया आयन आ सकता है ना। अभी ऐसा है कि यहाँ पर एसिटेट एनायन तो पहले से है, तो उसी का एसिटेट एनायन का ही कोई एसिड यूज कर लो, तो ये एसिटेट एनायन इससे रिएक्ट तो करेगा नहीं, है ना। यस सर। तो इसलिए इस तरह से इसको प्रोसीड किया जाता है। बोलो चंद्रकांत। सर HCl यूज करेंगे तब क्या होगा? सेम रिएक्शन मैं सर HCl सल्फेट कैसे बनेगा उस टाइम पे? सल्फेट ही बनेगा? HCl के टाइम पे सल्फेट नहीं, PbCl2 बनेगा। HCl के टाइम पे HCl अगर यूज करोगे तो उससे PbCl2 बनेगा, वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना। सेम प्रॉब्लम है मतलब दोनों में। ये जो जितने भी प्रेसिपिटेट्स है ना, ये सब सॉल्ट एनालिसिस में आएंगे, तो अपन इसको वहां पे दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन प्रेसिपिटेट्स के हिंड्रेंस के कारण हम ये कोशिश करते हैं कि H2SO4 और HCl हम ना डालें, ठीक है। तो ये उसका लॉजिक होता है। सर हाँ, अगर सर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तब भी होगा यार, थोड़ा प्रेसिपिटेट तो मिल ही सकेगा ना, मतलब थोड़ा सा प्रेसिपिटेट तो बन ही सकता है ना। तो ऐसा काम ही क्यों करना जहाँ पे अपन को कंफ्यूजन की गुंजाइश दिख रही हो, है ना। अपने पास Yes, अगर ऑल्टरनेटिव्स हैं बेटर, जब वही मतलब जो कल मैंने एक बात कही थी ना कि जब आप अच्छा काम कर सकते हो तो फिर कम अच्छा काम क्यों करना है या कॉम्प्रोमाइज क्यों करना है ना, उस तरह की बात है। तो ठीक है, अब अपन इस बात को लेते हुए एक लाइन लिख देते हैं, वो ये है कि जो अभी अपन ने डिस्कस किया वही अपन लिख लेते हैं कि H2SO4 HCl के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो टेस्ट को हिंडर करता है ना। व्हाइट precipitate is generated with HCl या H2SO4, ये लाइन आप लोग भी लिख लो, जो कि अपने टेस्ट के साथ हिंडर करता है, विच में हिंडर द रिजल्ट ऑफ टेस्ट, है ना। इसलिए अपन इन एसिड्स की बजाय एसिटिक एसिड यूज करते हैं ना, दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड इज प्रिफर्ड। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना, ए लिखा है मैंने शॉर्ट में, दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड इज। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर ये ऑर्गेनिक एसिड्स, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे ही करेंगे, व्हाइट पीपीटी बनाएंगे कि बस HCl और H2SO4? सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल रहे हो क्या? इनऑर्गेनिक सॉरी। ये जो तुम क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये जिस चैप्टर को बिलोंग करता है ये क्वेश्चन, ये अपन सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं 12th क्लास में, और इसमें उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स अपन पढ़ेंगे, मतलब
अगर कोई प्रॉपर रटने वाला चैप्टर है सबसे ज्यादा, तो पी ब्लॉक के बाद वो क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है। ठीक है, तो उसमें अपन बहुत सारे सॉल्ट्स पढ़ेंगे, उनके बहुत सारे कलर्स पढ़ेंगे, फिर अपन ये भी समझेंगे कि कौन सा सॉल्ट क्यों बनता है ना। सर H2CO3 नहीं ले सकते? H2CO3 उसमें भी लेड कार्बोनेट बनेगा, वो भी वही है। ज्यादा लेड अपन ये चीज पढ़ेंगे उसमें सॉल्ट एनालिसिस में, कि लेड के जो ज्यादातर कंपाउंड्स हैं वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ। पर तो वो वीक एसिड है ना H2CO3 तो। H2CO3 वीक एसिड है, लेकिन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूँ मैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ना, उसके एनाइन के साथ लेड जनरली प्रेसिपिटेट्स बनाता है। ठीक है, अच्छा तो ये यस। अपन सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग इतना ध्यान रखो, अगर कोई कभी गलती से पूछ ले कि एसिडिक एसिड की जगह अपन ये यूज नहीं कर सकते, तो उसका रीजन ये है कि वो टेस्ट को हिंडर करेगा, है ना। इनफैक्ट ये जो Yes. लॉजिक है, ये किसी भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, कि अगर आप एक रिएजेंट यूज कर पा रहे हो और क्वेश्चन अगर ये पूछ रहा है कि आप दूसरा रिएजेंट क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो, तो उसका एक ही लॉजिक होता है कि वो दूसरा रिएजेंट कुछ ऐसा रिजल्ट देगा जो अपने टेस्ट के रिजल्ट के साथ हिंडर कर सकता है ना। तो बस अपन को ये लॉजिक पे ध्यान सर एक रखना। डाउट है हाँ बताओ। सर, इन्हें तो अपन सर कैटलिस्ट तरह यूज है ना हाँ, लेकिन ये कर लेते हैं यार रिएक्ट, सर, इनको मतलब मेन कैटेलाइज करने के लिए। एक अपन उसमें केमिस्ट्री में ऑटो कैटेलिसिस पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में अपन पढ़ेंगे 12th में ऑटो कैटेलिसिस। उसमें ऐसा होता है कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उससे उससे वो प्रोडक्ट बनाता है और वो उसको कैटेलाइज भी करते जाता है, मतलब दोनों चीजें होती हैं। मतलब इसको ऐसे समझ लो यार, इसको कैटलिस्ट फॉर्म में लिखना सही नहीं रहेगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, देखो। इसको आप अगर ऐसे लिख लो तो भी ठीक है, क्योंकि ये जो रिएजेंट है एसिटिक एसिड, ये रिएक्ट भी करता है कुछ हद तक और ये कैटेलाइज भी करता है ना। मतलब ये दोनों काम करता है, मल्टीपर्पस यूज है इसका इस रिएक्शन में। तो इसलिए इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, यस सर। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। जो अपना मुद्दा है, जो चैप्टर स्पेसिफिक है, वो ये है कि इससे ब्लैक प्रेसिपिटेट जनरेट होता है और उससे अपन को समझ में आता है कि सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहा होगा। ठीक है, तो ये था अपना टेस्ट फॉर सल्फर। इसका इसका ये पहला टेस्ट है ना, टेस्ट फॉर सल्फर का ये पहला टेस्ट है। और और भी तरीके हैं जिससे अपन सल्फर को टेस्ट कर सकते हैं, तो दूसरा टेस्ट देखते हैं। तो दूसरे टेस्ट में ये जो अपना सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो जनरेट हुआ है ना, फिर से वही कहानी, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से हम चालू करते हैं। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अगर सोडियम सल्फाइड है तो एक कंपाउंड होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये भी काफी फेमस कंपाउंड है, Na2FeCN5NO। ठीक है, ये कंपाउंड्स आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे क्योंकि ये बार बार आएंगे, है ना। एक बार तो ये अभी आ गया है, फिर ये 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आएगा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर तीसरी बार ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स इतने बार आएंगे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सर ये चैप्टर 11th में लिंक है क्या इस चैप्टर के साथ? हाँ हाँ भाई, हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ लिंकेज होता ही है ना, ये बात मान के चलो। सर आपने तो मना किया था ना सर, 11th में नहीं है ऐसा कोई, मतलब 11th में कोई इससे चैप्टर ही लिंकेज नहीं है ना इसके बाद। इसके नहीं बाद वो 11th केमिकल में बॉन्डिंग वगैरह ना, केमिकल बॉन्डिंग से लिंकेज नहीं है इसका। मतलब पीरियोडिक टेबल से भी नहीं होगा फिर तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके आगे के चैप्टर्स में लिंकेज होगा, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बाद अपन मेनली पढ़ेंगे ही 12th में। ठीक है, तो अभी तो यस ज्यादा लिंक समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12th के चैप्टर्स के हिसाब से लिंकेज इसका डेफिनेटली है। तो उस टाइम पे अपन को रिवाइज तो करना ही पड़ेगा एक बार और। देखो अपन अभी मुद्दे पे रहते हैं। मुद्दा ये है कि सोडियम सल्फाइड जो है वो इस कंपाउंड, इसको सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड बोला जाता है ना। सोडियम नाइट्रो और प्रूसाइड इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इससे क्या जनरेट होता है, इससे जनरेट होता है सोडियम थायोनाइट्रोप्यूराइड Na4FeCN5
NOS। इनके जो फॉर्मूले हैं उसका लोड लेने की अभी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप लोग को याद हो जाएंगे विथ टाइम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि फेरस जो आयरन है उसके साथ जनरली 6 सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे ब्रैकेट के अंदर 5 साइनाइड और 1 NO है, जबकि यहाँ पर 6 साइनाइड था, है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी एक आयरन के साथ 6 साइनाइड था, यहाँ पर भी एक आयरन के साथ 6 साइनाइड था। तो ये अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि आयरन के साथ जनरली 6 सब्सटेंसेस होते हैं इस बड़े डब्बे के अंदर। तो अभी यहाँ पे ये हुआ है कि एक साइनाइड की जगह एक NO, मतलब एक NO ने एक साइनाइड को रिप्लेस कर दिया, तो ये नया कंपाउंड बन गया सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और यहाँ इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड, है ना, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड। सर ये सल्फर कहाँ से आ गया? अच्छा रिएक्ट करा है, सॉरी सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड में देखो थायो वर्ड जो है वो जनरली सल्फर के लिए यूज होता है। अब तक तो ये बात शायद काफी लोगों को याद हो भी गई होगी। तो यहाँ पर देखो NOS, है ना, तो ये जो NO था जब इसके साथ सल्फर ऐड हो जाता है तो ये बन जाता है थायोनाइट्रो। ठीक है, तो ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड, है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस तो हो जाता है। प्रोसाइड क्या है यहाँ पर? क्रूसाइड ये इस कॉम्बिनेशन को जनरली बोला जाता है। यस। क्रूसाइड एक्चुअली ऐसा वर्ड है जो इस कॉम्बिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है और इससे जो जनरेट होने वाला कलर है ना, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है कि जनरली प्रशियन टाइप के कलर का होता है, इसलिए इसको क्रूसाइड नाम इसका रख दिया गया था। मतलब एक्चुअली ये वाला कॉम्प्लेक्स बहुत फेमस है ना, और इसका कलर प्रशियन ब्लू होता है। तो इस कंपाउंड में जो ये वाला पार्ट है FeCN का कॉम्बिनेशन, इस FeCN को क्रूसाइड टाइप का नाम दे दिया गया, मतलब इस नाम से, इसके कलर से इन्फ्लुएंस होके। तो इसके नाम को भी अपन प्रोसाइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब इस नहीं, कंपाउंड को लेकिन उसका पूरा? जनरल रूल नहीं है यार, ऐसा अपन जनरल रूल नहीं लिख सकते कि आपको फेरस और साइनाइड जहां भी एक साथ दिखे तो आप उसको क्रूसाइड बोल दो। इसको यस। कॉमन नेम के तौर पे काफी जगह यूज किया गया है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना। ठीक है, तो अब देखो मेन बात क्या होती है कि ये जो कंपाउंड है ये अगेन ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है, ये वाला कंपाउंड थोड़ा वॉयलेट पर्पल कलर का होता है ना। इसका कलर लिख लेना। सर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा, क्योंकि उसमें वो Na2 और S2 पूरा मतलब कंपाउंड में है ही। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा है? नहीं नहीं, इसमें और भी प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे यार, है ना, वो अपन को पता नहीं है, और भी छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनते ही होंगे, गैस वगैरह कुछ निकलती होगी। ठीक है, और सर सारे एटम्स तो आ ही गए ना इसमें, मतलब और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम ही आ, सारे मतलब इक्वल आ रहे हैं। नहीं तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी तो पॉसिबल है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी ना। और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हो, मतलब बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो अपने फोकस नहीं है अभी उस चीज पे, है ना। तो तुम लोग उस यस बात सर। पे ध्यान मत दो, वो जरूरी नहीं है। जो छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बन भी रहे होंगे उनसे भी ऐसा कुछ फिजिकली डिस्टिंग्विशेबल नहीं आइडेंटिफाई होता होगा कि अपन उसका टेस्ट के तौर पर यूज कर सकें। ठीक है, तो आपको मेन ये ध्यान देना है कि आपको ये याद होना चाहिए, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड इससे जनरेट होता है जिसका वॉयलेट पर्पल कलर होता है। तो अगर वॉयलेट पर्पल कलर का कोई कंपाउंड जनरेट हो रहा है, इसका मतलब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सल्फर रहा होगा। तो ये सेकंड टेस्ट है सल्फर को टेस्ट करने का, है ना। और अब अपन आते हैं थर्ड टेस्ट पे। सेकंड टेस्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेड एसिटेट नहीं, सेकंड टेस्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में देखो, थर्ड में ऐसा है कि अगर सल्फर तो प्रेजेंट है ही, है ना, जो आपने कंपाउंड लिया है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो आपने लिया, उसमें सल्फर तो प्रेजेंट है ही क्योंकि अपन उसका टेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ अगर कार्बन नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो, है ना, ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, अगर इस कंपाउंड को आप, मतलब अगर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आपको सोडियम थायोसाइनाइड मिलेगा, पहली इंपॉर्टेंट बात, है ना। ये बात तो अपन ने यहाँ पे करी ली थी। ये देखो कि अगर कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों एक साथ प्रेजेंट है तो आपको सोडियम थायोसाइनाइड मिलेगा, है ना। तो ये जो सोडियम थायोसाइनाइड है, ये इसका अपन रिएक्शन कराएंगे न्यूट्रल FeCl3 से, तो ये देता है FeSCN3, है ना। FeCN3, अब जो मतलब जो प्रोडक्ट जनरेट हुआ इसका फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये ब्लड रेड कलर का होता है,
मतलब रेड कलर को भी उन्होंने बहुत स्पेसिफाई किया है कि जो रेड कलर होता है वो भी ब्लडिश कलर का होता है ना। ब्लड का कलर काफी डार्किश की तरफ होता है, डार्क रेड होता है काफी ज्यादा, है ना। तो ब्लड रेड कलर आपको मिलेगा, तो इससे आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि सल्फर है लेकिन उसके साथ कार्बन नाइट्रोजन भी मौजूद है। अब ये टेस्ट इन्होंने अलग से क्यों लिखा है, इस पे ध्यान देना थोड़ा। होता ये है कि जैसे आपने मान लो आप ये वाला टेस्ट कर रहे थे, ये वाला नहीं, एक मिनट, कार्बन नाइट्रोजन वाला, ये वाला टेस्ट आप कर रहे थे ना, ध्यान से सुनना थोड़ी देर के लिए। कार्बन नाइट्रोजन का आप टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। आपने उसमें FeSO4 डाला तो ये बन गया, फिर उसमें आपने FeCl3 डाला। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आपने FeCl3 डाला, अगर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में पहले से सल्फर भी रहा होगा, ध्यान से सुनना, अगर पहले से उसमें सल्फर भी रहा होगा तो कुछ पोर्शन तो NaCN बना होगा और कुछ पोर्शन NaCNS बन गया होगा। तो उस केस में क्या है, ये वाला टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है और ये वाला टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है एक साथ, है ना। मतलब सोल्यूशन आपको ब्लड रेड कलर का भी मिल जाएगा, जो सोल्यूशन है उसका कलर ब्लड रेड हो जाएगा, और जो प्रेसिपिटेट है जो नीचे जमा होगा वो, एक मिनट कहाँ गया, और जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स मिलेंगे इसके, है ना। इसके कॉम्प्लेक्स, इसके प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स मिलेंगे। मतलब उसमें अपन ऐसा करते हैं कि आपका जो सोल्यूशन जनरेट हुआ है, देखो मैं दोनों को क्लब करके बता देता हूँ कि आपको फिजिकली दिखेगा कैसा लेबोरेटरी में। ये जैसे अपना बीकर है, अगर इसमें कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर तीनों हैं, और अगर आप सारी स्टेप्स करा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद पहली चीज तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा ब्लड रेड, ठीक है। सोल्यूशन आपका ब्लड रेड हो गया, और इसमें फेरिक फेरोसाइनाइड के जो प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे पता चलेंगे अपन को, वो ऐसे पता चलेंगे कि प्रेशियन ब्लू को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, है ना। ये जैसे मान लो इसमें कंपाउंड्स हैं, तो जब आप इसको फिल्टर वगैरह करोगे ना, अगर आप इसको फिल्टर करोगे तो फिल्टर करने से क्या होगा, फिल्टर करने से आपका जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को अपन एक मिनट ऐसे दिखाते हैं। ये जैसे ये आपका फिल्टर पेपर है ना, मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया है ना। ये आपका फिल्टर पेपर है, तो इसमें क्या है, ये वाले क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे, है ना। ये वाले जो ब्लू क्रिस्टल्स हैं फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएंगे, बाकी तो नीचे निकल जाएगा जो सोल्यूशन है फिल्टर होके। तो ये ऐसे जब इस पे जमा हो जाएंगे, तो इसको आप क्या, ये जमा होंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में, है ना। तो जब आप इसको फिल्टर करोगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा, ये इसका आपको कलर दिखेगा प्रेशियन ब्लू, है ना। ये आपको कलर दिखेगा प्रेशियन ब्लू, तो प्रेशियन ब्लू कलर आपको दिखेगा, तो इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसमें कार्बन नाइट्रोजन भी है और कार्बन नाइट्रोजन सल्फर भी है, तीनों है, क्योंकि ब्लड रेड कलर हो गया है, ठीक है। जो सोल्यूशन है आपका अगर वो ब्लड रेड टर्न हो रहा है तो कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों ही प्रेजेंट है। सो उससे रिलेटेड कैसे, समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब देखो ऐसा है, अब मैं आसान भाषा में समराइज कर देता हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। अपन क्या है, अपना टेस्ट है कार्बन, अपना टेस्ट है सबसे पहले नाइट्रोजन को टेस्ट करने का, है ना। मतलब जो अपना ऑब्जेक्टिव ये है, हम सबसे पहले ये चेक कर रहे हैं कि उसमें नाइट्रोजन है कि नहीं। अभी अपन को कुछ नहीं पता कौन सा एटम है, ठीक है। तो अपने नाइट्रोजन का टेस्ट कराने के लिए उसमें सबसे पहले फेरस सल्फेट डाला, तो एक कुछ कुछ कंपाउंड जनरेट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फेरिक क्लोराइड डाला। तो अब फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, जैसे ये वाला कंपाउंड जनरेट हुआ है तो उससे वो प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स तो बना देगा, है ना। ये तो ठीक है। यस सर। लेकिन अगर सल्फर नहीं है तो सोल्यूशन ब्लड रेड कलर का थोड़ी ना होगा, सोल्यूशन तो नॉर्मल कलर का रहेगा, है ना। वो तो जब आप इसके क्रिस्टल निकालोगे तब आपको दिखेगा कि हाँ जो क्रिस्टल्स जनरेट हो रहे हैं वो प्रेशियन ब्लू कलर के हैं, है ना। इसको आप प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स भी लिख सकते हो, प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स। सर पर इससे रिलेट क्यों कर रहे हैं अपन उस वाले, उस एनसी वो इससे NaSCN वाले को? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिएजेंट सेम है ना, FeCl3 इसमें भी है और FeCl3 इसमें भी है, सेम रिएजेंट सेम हो गए ना। तो जब दोनों का रिएजेंट सेम हो गया, तो अगर अपन ने लिया तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ही है, वो तो अपन अभी फिलहाल के लिए मान के चल रहे थे जब अपन नाइट्रोजन का टेस्ट कर रहे थे कि इसमें सल्फर नहीं रहा होगा। अपन को थोड़ी ना पता है कि उसमें क्या है क्या नहीं है। तो अगर उसमें सल्फर होगा तो? हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि अपन टेस्ट नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं, सब सही बात है। अगर उसमें सल्फर भी होगा ना तो बस चेंज इतना हो जाएगा
एक सेकेंड, उसमें चेंज बस इतना हो जाएगा कि अपना सोल्यूशन अगर सल्फर नहीं होता तो अपना क्लियर सोल्यूशन आ रहा होता, वही सोल्यूशन ब्लड रेड कलर का टर्न हो जाएगा, है ना। ब्लड रेड कलर का वो क्यों टर्न हो रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सल्फर भी रहा होगा, तो उसने FeSCN3 बना दिया होगा फेरिक क्लोराइड के साथ। बात समझ में आ रही है? ये सर अगर सर सल्फर नहीं होता तो वो प्रेशियन ब्लूइश कॉम्प्लेक्स ही दिखाएगा। प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स तो अभी भी दिखाएगा वो, मतलब ये जो कंपाउंड, रेड देखो दो दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इस तरह से तुम थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हो, है ना। दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो आपको लाल लाल दिख रहा है वो, अपन दोनों के इंडिविजुअल कलर्स की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट अभी आपको बाहर से रेड ही दिखेगा, क्योंकि जो क्रिस्टल्स है वो इतने छोटे रहेंगे कि इस ब्लड रेड कलर के अंदर, ध्यान से सुनना, ब्लड रेड कलर के अंदर आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स का प्रेशियन ब्लू कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो बाहर से अगर सर आप जब इसको सल्फर नहीं होगा तब की बात हो रही है कि जब सल्फर होगा तब की? सल्फर जब होगा तभी तो ब्लड रेड दिखेगा ना भाई, सल्फर ही नहीं होगा तो फिर ब्लड रेड होगा ही नहीं। हाँ तो वही पूछ रहा था, मतलब मैं सल्फर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा ना वो। हाँ, सल्फर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, मतलब देखो क्लियर कट ये बात है कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कराया, अगर आपको ये वाला नहीं, सॉरी कौन सा बोल रहा हूँ मैं, यही है। हाँ हाँ यही वाला है, आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया, अगर आपको वॉयलेट, ये वाला नहीं है यार, एक मिनट, नहीं सर पहले वाला था। एक सेकंड, साइनाइड से देख रहे हैं ना अपन, मतलब ये वाला है, हाँ। आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया, अगर आपको क्लियर सोल्यूशन दिख रहा है, आप फिल्टर करोगे, आपको प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स मिल गए फिल्टर पेपर पे, मतलब उसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, मतलब कार्बन तो हो गई, हाँ नाइट्रोजन उसमें है, और आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया और सोल्यूशन जो है वो लाल कलर का टर्न हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें सल्फर भी रहा होगा। फिर नाइट्रोजन है कि नहीं, उसके लिए अपन उसको फिल्टर पेपर पे लेंगे, फिल्टर करेंगे और अपन को प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स दिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ नाइट्रोजन भी है लेकिन सल्फर भी है इसमें साथ में, दोनों चीजें हैं। यस सर। क्लियर हो गया, मतलब नाइट्रोजन का सब आइडेंटिफिकेशन, ब्लू से पहले रेड दिखेगा। हाँ मतलब सोल्यूशन आपको रेड दिखेगा, फिर अपन उसको फिल्टर करेंगे, यस। तो फिल्टर पेपर पे आपको प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स दिखेंगे, अगर है ना। नहीं दिखे तो मतलब सिर्फ सल्फर है। प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स अगर नहीं दिखे मतलब इसमें वो नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हमारे यहाँ से सल्फर है। नहीं उसमें फिर ये दिक्कत है कि अगर नाइट्रोजन इसमें नहीं होगा ना, तो ये भी तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि इसके लिए भी नाइट्रोजन चाहिए ब्लड रेड कलर आने के लिए, हाँ है ना। तो अगर इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा तुम्हें, मतलब ये दोनों टेस्ट फेल हो जाएंगे, ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाएगा, ध्यान से सुनना ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाएगा ब्लड रेड वाला, और वो वाला टेस्ट तो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि वो तो है ही यस नाइट्रोजन के लिए। तो इसलिए इसीलिए तो इस टेस्ट को अपन ने पहले नंबर पे नहीं लिखा है, क्योंकि ये सल्फर के लिए इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये सल्फर को डिटेक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, तो इस टेस्ट में सल्फर की डिपेंडेंसी है नाइट्रोजन पे, इसलिए इसको अपन ने लोअर प्रायोरिटी पे रखा है, नहीं तो अपन इसको पहले नंबर पे लिखा होता। इसलिए अपन जनरली अगर अपन को सर ये सल्फर, अपन एक सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं, इसलिए अपन को जब सल्फर इंडिविजुअली डिटेक्ट करना होता है तो हम इन टेस्ट को पहले प्रीफर करते हैं। इसमें देखो सल्फर का किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो ब्लैक प्रेसिपिटेट होगा, है ना, ऐसा कुछ इसमें वो दिक्कत नहीं है कि अगर सल्फर के साथ नाइट्रोजन नहीं हुआ तो अपना टेस्ट फेल हो जाएगा। यस। हाँ अब पूछो, कौन पूछा था, वैष्णवी बाकी। यस सर, तो ये वाले टेस्ट को अपन मर्ज करके भी तो लिख सकते थे। मर्ज करके इसको आप लिख सकते हो, एक्चुअली अपन ने ये टेस्ट फॉर नाइट्रोजन लिखा है ना, तो इसलिए उसमें ये वाला टेस्ट नहीं लिखा गया, क्योंकि वो जो टेस्ट है, मतलब ये वाला जो टेस्ट है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी एक सेपरेट हेडिंग होनी चाहिए वैसे लॉजिकली, कि दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन बोथ, टेस्ट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर प्लस नाइट्रोजन। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर। तो ये प्रॉब्लम है, ये वाला जो टेस्ट है ये नाइट्रोजन के लिए इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है ना, तो इसलिए इसको उस हेडिंग में नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इसको लग रहा है तो एक लाइन अपन लिख भी लेते हैं, वो वहां पे कौन सा कलर जनरेट होता है, प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स, है ना। दिस टेस्ट इज रिलेटेड, ये लाइन आप लोग लिख लो, इससे आपको याद आ जाएगा, है ना। दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन
बिकॉज उसका कारण क्या है, क्योंकि सेम रिएजेंट जो वहां पे यूज होता है वो इसमें भी यूज हो रहा है, बिकॉज FeCl3 दोनों में ही यूज हो रहा है, इज बीइंग यूज्ड इन बोथ द टेस्ट्स। क्या ये लाइन समझ में आ रही है पढ़ के? यस। ठीक है, तो इस एक लाइन को इस टेस्ट के नीचे लिख लो तो फिर आपको याद रहेगा, है ना। बाकी दूसरा लॉजिक तो मैंने बता ही दिया है कि इसको लोअर प्रायोरिटी पे इसलिए तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं क्योंकि ये सल्फर का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं है, कॉम्बिनेशन में सल्फर हो तभी ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये डायग्राम चाहो तो इसके साथ में बना फिर लेना, याद रहेगा उससे। बोलो। सर इसके साथ में फिर वो भी लिखना चाहिए ना सर, ब्लू पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे। प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स, यही कह रहे हो ना? यस सर। लिख लो, लिखना चाहो तो ये यस ये मैंने बोला तो ये डायग्राम बना लो, डायग्राम से तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। एक रफ डायग्राम बना लो जल्दी जल्दी, उसमें ये लिख लेना प्रेशियन ब्लू क्रिस्टल्स, है ना। चलो ठीक है, अब अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। सल्फर का टेस्ट अपना खत्म हुआ, है ना। फिर अब अपन आते हैं टेस्ट फॉर हेलोजेंस पे। ठीक है, सल्फर के लिए 3 टेस्ट अपन ने देखे, एक नाइट्रोजन के लिए देखा है। अब अपन तीसरी कैटेगरी में आ रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन है तो उससे सोडियम हैलाइड बनेगा, उसका अपन आगे कैसे डिटेक्शन करेंगे? हैलाइड का कैसे टेस्ट करते हैं बताओ? वो इसका अपन ने पहले एजी भी लिखा है, ऐड करते जाते हैं, एजी हाँ, ऐसे कुछ। सिल्वर नाइट्रेट, है ना। वो बहुत फेमस हाँ। टेस्ट है, हैलाइड्स के लिए सबसे ज्यादा वही टेस्ट यूज होता है। वो टेस्ट तो इतनी बार आएगा कि तुम लोग को अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। काफी सारे चैप्टर्स में मतलब वो रिएक्शन आती है। तो वही बात है कि आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो लिया उसमें अगर हैलाइड है, हेलोजन उसमें रहा होगा तो उसमें आपको सोडियम हैलाइड कंपाउंड मिलेगा। और उसको जब आप सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में मिक्स करोगे, है ना, तो वही है, इससे AgX जनरेट होता है। और इसका अपन ने लिख रखा है कि AgX मतलब अगर हेलोजन क्लोरीन है तो AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, तो AgCl अगर जनरेट होता है तो AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना। तो ये जो AgX है इसको अब मैं एक एक करके यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड। तो AgCl को यार व्हाइट कलर से एक तो लिख नहीं सकते, तो मैं ब्लैक से ही लिख देता हूँ। सर हीलियम नहीं आएगा कैसे? क्या हीलियम? हाँ, हीलियम किस लिए आएगा भाई? नहीं रहता तो है वो। हीलियम इसमें कहाँ रहता है? ये जो AgX है देखो, इसके 3 फॉर्म हो सकते हैं, AgCl, है ना, या तो फिर AgBr या तो फिर AgI, AgBr या तो फिर AgI। तो ये अपन ने पहले भी लिखा है, दोबारा लिख रहे हैं कि AgCl एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। याद आ रहा है सबको? पहले भी अपन ने लिखा है यस। AgCl, एक सेकेंड यार। यस यस हाँ, तो AgCl एक व्हाइट पीपीटी होता है और AgBr और AgI येलो पीपीटी होते हैं, येलो पीपीटी, और यहाँ पर भी येलो पीपीटी, है ना। तो ये बात तो अपन ने पहले लिखी है। तो एक तो इसका कलर, और फिर इसका एक और फीचर है जिससे अपन फर्दर इसको कंफर्म कर सकते हैं। कलर से तो आप कर ही सकते हो कि नीचे अगर आपको येलो प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो AgBr AgI होगा। अब जैसे आपको फर्दर इन दोनों में भी डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का कलर और फिजिकल नेचर तो सेम आ रहा है, तो उसके लिए फिर आगे इस तरह से टेस्ट है कि आप इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करो, है ना। AgCl को जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिक्स करोगे तो इससे जो कंपाउंड जनरेट होता है वो सॉल्युबल होता है ना। एक बार मैं सबके रिजल्ट लिख देता हूँ फिर अपन इसको समराइज कर लेंगे। इसके साथ इसमें अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करोगे तो पार्शियली सॉल्युबल होगा, जो सोल्यूशन की स्थिति है वो, और सेम रिएक्शन इसमें आप करोगे तो ये इनसॉल्युबल होगा, है ना। अब इसमें कंपाउंड्स बनते होंगे, उसमें अपन को फोकस नहीं करना है, अपन को मेन फोकस इनके फिजिकल नेचर पे करना है। देखो तीनों में अलग अलग फिजिकल नेचर आ रहा है,
ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे सोल्यूशन में जमा हो गया है। अब आपने ऊपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन उसी बीकर में मिक्स कर दिया, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो गायब हो जाएगा, है ना। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो दोबारा लिक्विड में तैरने लगा है, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट गायब हो रहा है, इसका मतलब जो जो प्रेसिपिटेट है वो AgCl रहा होगा। अगर जो आपका प्रेसिपिटेट है वो थोड़ा सा गायब हुआ, थोड़ा सा है ना, मतलब पार्शियली सॉल्युबल, जैसे मान लो 10 ग्राम प्रेसिपिटेट अगर जनरेट हुआ और तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद ऐसा हो सकता है कि प्रेसिपिटेट 4 ग्राम ही बचा हो, बाकी 6 ग्राम वो दोबारा सॉल्युबल हो गया हो। तो ऐसी स्थिति को अपन बोलेंगे पार्शियली सॉल्युबल, है ना। और इसका फिर दूसरा एक्सट्रीम कि जो अपना प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में इनसॉल्युबल, मतलब जितना प्रेसिपिटेट का मास पहले था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद भी जब आपने मास मेजर किया वो उतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तीन सर जो डिफरेंट बचे हुए हेलोजन है उनका नहीं होगा? बचे हुए जो हेलोजन है, अभी अपन इसको लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे कि फ्लोरीन जो है वो ये टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देता है, AgF के लिए टेस्ट नहीं होता है ना, सिल्वर हेलाइड्स इसको नहीं देते हैं। तो ये देखो यहाँ से फिर अपन इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई AgBr और AgI में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो इसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फिर अपन, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन है। इस पॉइंट के बाद अब कोई भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं बचती है। आपने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलाया, अगर कोई प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है, पहली चीज तो उसमें हेलोजन होगा। अब उसमें हेलाइड रहा होगा। अब हेलाइड कौन सा है, तो उसके लिए फिर ये इस तरह से हम आगे टेस्ट कर सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू। समझ में आई ये बात? यस यस सर। ठीक है। अब इसमें देखो एक बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि ये वाला टेस्ट करने से पहले, मतलब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट अपन को मिल गया, है ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मिलाने से पहले अपन एक स्टेप इसमें करते हैं। वो एक स्टेप ये है कि ये जो अपना सिल्वर हैलाइड है इसको इसको बॉईल किया जाता है इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में बॉईल करने का ये रीजन है कि अगर इसमें साइनाइड होता, है ना, मतलब मान लो कि अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, थोड़ी देर के लिए इस एक हाइपोथेटिकल केस इमेजिन करो कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन भी है और उसमें हेलोजन भी है ना, ठीक है। उसमें कार्बन नाइट्रोजन भी है और हेलोजन भी है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया है थोड़ी देर के लिए। तो अब और प्रॉब्लम ये है कि आपसे बस इतना बोला गया है कि आप तो मेरे को बस ये टेस्ट करके बता दो कि उसमें हेलोजन है कि नहीं, है ना। बात ध्यान से सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओरिजिनली ये तीनों एटम है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप तो बस हेलोजन है कि नहीं ये पता करके बता दो। तो आपसे अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हेलोजन है कि नहीं सिर्फ ये पता करके बताओ, तो आप नाइट्रोजन के लिए टेस्ट तो करोगे नहीं, क्योंकि उसका मैंने पूछा ही नहीं है। आप सिर्फ टेस्ट करोगे हेलोजन के लिए। लेकिन अब समस्या ये है कि नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। तो ऐसे केस में क्या दिक्कत होती है कि अगर आपने ये इससे बॉईल नहीं किया होता HNO3 से, तो जब आप इसमें सोडियम मिलाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, सोडियम मिलाओगे तो हाँ ये बात सही है कि हेलोजन के प्रेजेंस के कारण सोडियम हैलाइड जनरेट होगा, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन के प्रेजेंस के साथ साथ में सोडियम साइनाइड भी जनरेट हो जाएगा, जो आपको पता नहीं है। ये तो मानते हो ना कि सोडियम साइनाइड भी जनरेट हो जाएगा, जो आपको पता नहीं चलेगा। यस ठीक है। अब आप इसका टेस्ट करा रहे हो, तो इसका टेस्ट कराने के लिए आप AgNO3 डालोगे, क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया है कि हैलाइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से जनरेट होते हैं। टेस्ट जो होता है हैलाइड के लिए वो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो इसके साथ टेस्ट दे देगा, वो सारी बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पर NaCN भी था तो वो भी इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। प्रॉब्लम ये है, वो रिएक्ट करके क्या बना देगा, वो रिएक्ट करके जैसे बना देगा AgCN, है ना। NaCN plus AgNO3 gives AgCN। अब AgCN के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये फिर आपके टेस्ट के रिजल्ट के साथ हिंडर करने लगेगा। अगेन हिंड्रेंस की बात आ रही है, ध्यान से सुनना। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्योंकि वैसे भी जनरेट हो सकता है ना। अगर आपने हेलोजन की जगह क्लोरीन लिया है तो आपका AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, लेकिन गलती से अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन नाइट्रोजन भी है तो उससे सिल्वर साइनेट का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हो जाएगा। तो अब आपको ऐसे कंफ्यूजन Yes, होने sir. लगेगा कि भाई
ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये किसका है, क्योंकि दोनों ही सफेदी कलर के दिखेंगे, तो अपन को समझ में नहीं आएगा कि ये हेलोजन के प्रेजेंस से हुआ है कि नाइट्रोजन के प्रेजेंस से हुआ है। मतलब आपको ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता था व्हाइट प्रेसिपिटेट के आने के कारण कि ऐसा, ये आपके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि यार ये व्हाइट प्रेसिपिटेट तो साइनाइड का रहा होगा, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन नहीं रहा होगा तो साइनाइड भी तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो आप इस बात को ठोक के नहीं कह पाओगे या डंके की चोट पे नहीं कह पाओगे कि अपन ने जो हेलोजन, इसमें हेलोजन है और वो क्लोरीन है। स्टोरी समझ में आई? यस सर। स्टोरी में यस सर। कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लो। सर तो बॉयल क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ, उनको हटाने के लिए? हाँ, अब अपन उस पॉइंट पे आते हैं। तो बॉयल करने से क्या फायदा होता है? पहले अभी तो अपन को ये समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है ना? यहाँ पर अपन ने प्रॉब्लम डिस्कस की, अब अपन उसका डिस्कस कर रहे हैं सोल्यूशन। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो सोडियम एक्सट्रैक्ट मिला, आपको हेलोजन टेस्ट करना है, तो पहले तो आप उसको बॉयल कर लो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, HNO3 के साथ। उससे फायदा ये होता है कि NaX HNO3 से रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट क्या बनाएगा, नानो 3 प्लस HX, है ना? तो ये तो पूरी तरह से सॉल्युबल होंगे और इनका कोई कलर नहीं होता, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें साइनाइड भी रहा होगा साथ में, है ना, मतलब NaX तो आपने लिया है और जैसे मान लो कि गलती से इसमें सोडियम साइनाइड भी है, तो सोडियम साइनाइड क्या करेगा, वो HNO3 से रिएक्ट करके, अब बताओ क्या बनाएगा, नानो 3 प्लस HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, है ना? अब हाइड्रोजन के साथ साइनाइड के साथ फायदा ये है कि ये होती है गैस, है ना? तो ये गैस होती है, तो ये क्या है, निकल जाएगी बाहर बीकर के, है ना? यस। तो बाहर बीकर के बाहर निकल जाएगी, तो उससे फायदा ये होगा कि जितना भी साइनाइड था वो तो सब उड़ गया पूरा, है ना? जितना भी साइनाइड था वो पूरा आपने बीकर के बाहर निकाल दिया है, मतलब ये आपने चालाकी कर दी, यहाँ पे स्मार्ट मूव कर दिया। तो जब आपने ये प्रोसेस करा दी, तो उससे आपको ये तो क्लियर कट हो गया कि भाई अगर कोई साइनाइड उसमें रहा भी होगा तो वो तो मैंने बॉईल करके बाहर निकाल दिया है। तो अब ये जो साइनाइड की अपन बात कर रहे थे ना, जिसका आपको डाउट हो रहा था, वो अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और होगा तो वो गैस बन के निकल जाएगा। तो आप अब कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मैंने पूरा जो नाइट्रोजन है वो उड़ा दिया है। अब अगर AgNO3 डालने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो मैं क्लियर कट कह सकता हूं कि वो Cl के कारण आ रहा है, क्लोराइड के कारण आ रहा है वो। बात समझ में आ रही है क्या सबको? यस। तो जो दूसरे एटम्स हैं, जो अपन को अननोन एटम्स पता नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं, वो इस टेस्ट के साथ वो ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो अगेन हिंड्रेंस कॉज करें, है ना? तो उनको पहले ही ठिकाने लगाने के लिए अपन ये एक ऑल्टरनेट स्टेप इस प्रोसेस में, हेलोजन के टेस्ट में बीच में अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ऐसा ही सल्फर के साथ भी होता है ना? मैं उसको यहीं पे लिख देता हूँ। अब आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, अगर उसमें सल्फर भी होगा तो वो उसका भी ट्रीटमेंट इसी प्रोसेस से हो जाता है। अगर जैसे उसमें सल्फर भी था, तो वो सोडियम सल्फाइड मिलेगा फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में। जब आप बॉईल करोगे डाइल्यूट HNO3 से, तो अगेन आपको नानो 3 तो मिलेगा, नानो 3 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो आपको H2S मिलेगा वो भी गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जो पूरा सल्फर है वो आप H2S बना के उसको भी बाहर निकाल देते हो, है ना? तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी आपको पोटेंशियली डाउटफुल एटम्स लग रहे थे वो सब आपने बाहर निकाल दिए हैं। बात क्लियर हो गई क्या सबको? तो यस अब जो आप सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लोगे ना, अब आप उसमें कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि इसमें सिर्फ X ही है। तो बस अब जो भी आप टेस्ट वगैरह कराओगे उसका आपको क्लियर कट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो अपन ने कहानी डिस्कस की, इसको अपन फाइनली लिख लेते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। तो हमको लिखना ये है कि हम हेलोजन का टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन गलती से अगर उसमें दूसरे एटम्स प्रेजेंट हैं तो वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे हिंड्रेंस होगा। ठीक है, इन दिस टेस्ट फॉर हेलोजेंस का ये जो टेस्ट है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में दूसरे एटम्स प्रेजेंट हैं, इफ अदर एटम्स, ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर,
are also present in organic compound. तो ये वाले जो एटम्स हैं ये AgNO3 से रिएक्ट करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट जनरेट करेंगे जो टेस्ट के रिजल्ट को हिंडर करेंगे, है ना. If other atoms are also present, these atoms will react with AgNO3 to give products which may hinder with the original result of the test by silver halide production. इसको एक वर्ड और लिख लो, बाय के आगे लिख लो आइडेंटिफाइड बाय सिल्वर हैलाइड प्रोडक्शन. देखो इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, अपन ने क्या लिखा है. इन दिस टेस्ट फॉर हेलोजेंस के इस टेस्ट में अगर कोई दूसरे एटम मौजूद थे जैसे कि नाइट्रोजन सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो एटम है नाइट्रोजन और सल्फर, दीज एटम्स विल रिएक्ट विथ AgNO3. ये AgNO3 से रिएक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि AgNO3 का टेस्ट आप कर रहे हो हेलोजन के लिए, तो ये AgNO3 से रिएक्ट करके ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे जो कि हिंडर कर सकते हैं ओरिजिनल रिजल्ट से. जैसे कि अगर साइनाइड होगा तो वो AgCN देगा जो कि ओरिजिनल रिजल्ट से हिंडर कर सकता है. ओरिजिनल रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, जो कि उस टेस्ट को वैसे अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइड बाय सिल्वर हैलाइड प्रोडक्शन. मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टेस्ट से सिल्वर हैलाइड अपन को मिले, जिससे अपन सिल्वर हैलाइड से अपन हेलोजन को आइडेंटिफाई करेंगे. लेकिन अगर कोई दूसरा एटम है तो वो फिर ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकता है जो टेस्ट के रिजल्ट को हिंडर करेगा. लाइन समझ में आ रही है क्या सबको, जो कंक्लूजन है? यस सर. तो बस अब इसमें Yes. लास्ट लाइन ये लिख लो. तो ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम्स हैं, अनवांटेड एटम्स जो हैं, वो HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो गैस बन के बाहर निकल जाते हैं, है ना. ये इसका सोल्यूशन है. तो इसको भी अपन लिख लेते हैं एक लाइन में. सोल्यूशन की जगह कोई दूसरा वर्ड सोचो, क्योंकि सोल्यूशन तो केमिस्ट्री में भी होता है. मतलब सोल्यूशन तो एक केमिकल टर्म भी है. सोल्यूशन की जगह और कोई वर्ड याद आ रहा है? सोल्यूशन का सिनोनिम क्या होता है? आंसर ही लिख लेते हैं यहाँ. चलो, आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज HNO3 टेस्ट, है ना. HNO3 टेस्ट में अपन क्या करते, HNO3 टेस्ट में क्या होता है, जो अनवांटेड एटम्स हैं, इन विच अनवांटेड एटम्स आर रिमूव्ड इन गैस फॉर्म. ठीक है. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाती है कि HNO3 टेस्ट के साथ अगर कोई अनवांटेड एटम है तो वो गैस बन के बाहर निकल जाता है ना. वो गैस बन के कैसे बाहर निकलता है ये अपन ने यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में दिखाया है, राइट. चलो ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया आप लोग को? इसमें कोई डाउट हो तो बता दो. नहीं. चलो ठीक है. तो बस इसमें एक लास्ट ये चीज लिख सकते हो कि NaCN के साथ आपको AgCN का प्रेसिपिटेट मिलता है ना. तो इसमें ये लाइन आप यहीं पे लिख लो, है ना, इसी में लिख लो. हिंड्रेंस किस कारण आ सकता था वो अपन स्पीशीज भी लिख लेते हैं और उनका कलर बस लिख लेते हैं गलती से, अगर कहीं पे आ जाए तो. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट. हिंड्रेंस कुड हैव बीन ड्यू टू अगर साइनाइड से रिएक्ट कर रहे हो तो AgCN बनेगा. AgCN व्हाइट प्रेसिपिटेट, है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट. और अगर सल्फर लिया है आपने तो Ag2S बनेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट. एंड Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट, है ना. अब अपन इसका अलाइनमेंट सही कर देते हैं. ये एक लाइन आप और लिख सकते हो, बस इसके अलावा आप कुछ लिखने की इसमें जरूरत नहीं है ना. साइनाइड और सल्फर अगर रहा होगा तो वो प्रेसिपिटेट AgCN व्हाइट और Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट जनरेट करेंगे जो अपने रिजल्ट के साथ हिंडर करेगा.
ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है पूरा टेस्ट हेलोजेंस वाला? यस सर। बस अब इसमें लास्ट टेस्ट और बच रहा है एक फॉस्फोरस का, तो वो अपन देख लेते हैं, है ना। कार्बन ये वाला टेस्ट तो हो ही गया। फॉस्फोरस का टेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इससे क्वेश्चन आए उसकी संभावना कम ही रहेगी, तो अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा। और ज्यादा ही टेक्निकल है भी नहीं। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को अपन लसानिस टेस्ट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसमें फॉस्फोरस के टेस्ट में इसमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का नहीं यूज किया जाता है ना। इसमें जो आपने कंपाउंड को हीट किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात बस होती है इसमें। मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इसमें अपन को सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाने की नहीं जरूरत पड़ती। इसमें जो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी से काम हो जाता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अपन हीट करते हैं सोडियम परऑक्साइड के साथ। एक मिनट रुको। सोडियम परऑक्साइड मतलब होता है Na2O2। परऑक्साइड आपने रेडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में देखा होगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड। परऑक्साइड वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, राइट। तो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है पाउडर फॉर्म में, आप जब उसको सोडियम परऑक्साइड के साथ हीट करते हो तो आपको फॉस्फेट मिलता है, Na3PO4। Na3PO4 कब मिलेगा? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है तो। ठीक है, तो थोड़ा सा जो अपन ने, ये चौथा टेस्ट है, इससे पहले ऊपर के जो 3 टेस्ट थे उसमें अपन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते थे, इसमें अपन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहे हैं, है ना। बस ये थोड़ा सा फर्क है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको डायरेक्टली अपन सोडियम परऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, उससे आपको ये मिलेगा। फिर इससे आगे टेस्ट कैसे कंफर्म होता है देखो। फिर इसमें आप मिलाओ HNO3, है ना, इसको नाइट्रिक एसिड में बॉईल करो तो इससे मिलेगा आपको H3PO4 प्लस नानो 3, है ना। नॉर्मल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए H3PO4 प्लस नानो 3 फॉस्फोरिक एसिड। इस H3PO4 को, ये जो एसिड है, जब इसको अमोनियम मोलिब्डेट में मिलाओगे, ये तुम्हारे लिए नया कंपाउंड है अमोनियम NH4 प्लस कैटायन को अमोनियम बोलते हैं, और मोलिब्डेट, मोलिब्डेट इसको बोलते हैं MoO4, है ना। तो मोलिब्डेट एक, मोलिब्डीनियम एक वो डी ब्लॉक का मेटल है। तो जैसे कि कार्बोनेट होता है ना CO4 2-, वैसे ये मोलिब्डेट है ना, MoO4 2-। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसके साथ खास बात क्या होती है कि जब आप इसको H3PO4 से पास करते हो तो आपको अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिलता है, NH43PO4, है ना, .12 MoO3 प्लस, थोड़ा सा ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड है ना। मैं बता दूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अपन को याद क्या रखना है वो मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन अपन ने लिख दी है। देखो इसमें पहले तो अपन इनका नाम लिख देते हैं ना। इसका नाम है अमोनियम मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट, और ये है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। ठीक है, थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा ध्यान से अगर केमिकल फॉर्मूला देखोगे, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, तो तुमको समझ में आएगा कि फॉस्फोरस के कारण इसका इस तरह से नाम पड़ा हुआ है ना। तो अब अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो इसको कायदे से वैसे अपन को येलो से लिखना चाहिए था, है ना। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, दिस इज अ येलो प्रेसिपिटेट, राइट। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया अब, है ना। येलो, अगर अमोनियम किसी सोल्यूशन से अगर अमोनियम मोलिब्डेट पास करने के बाद उससे आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मतलब वो जिस सोल्यूशन से अमोनियम मोलिब्डेट को पास किया गया है उस सोल्यूशन में फॉस्फोरस था, राइट। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अमोनियम मोलिब्डेट से इस तरह की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें फॉस्फोरस होगा तो सोडियम परऑक्साइड
से रिएक्ट करने के बाद वो ये प्रोडक्ट जनरेट करेगा, जो HNO3 से ये जनरेट करेगा, जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब सॉरी जो अमोनियम मोलिब्डेट से येलो प्रेसिपिटेट को जनरेट करेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है नो डाउट। अब इसमें आपको मेन याद क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो एक तो ये है कि अगर आप ये याद रख सको कि अमोनियम मोलिब्डेट ये कंपाउंड होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि कंपाउंड जो है वो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है ना। तो कोई भी कंपाउंड जो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है मतलब उसमें फास्फोरस है। पहली चीज अपन को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा ये चीज ध्यान रखो कि अगर अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी येलो प्रेसिपिटेट होता है। मतलब क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये कहा जा सकता है कि सब्सटेंस अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्ट करके, ध्यान से सुनना, येलो प्रेसिपिटेट जनरेट कर रहा है, तो भी अपन को पता चल गया कि कंपाउंड में फास्फोरस था। या फिर क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज इस तरह से बोल सकता है कि फाइनली अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जनरेट हुआ। तो फिर अपन को ये याद आना चाहिए कि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जनरेट हुआ तो उसकी खास बात ये थी कि वो एक येलो प्रेसिपिटेट हुआ करता था और वो फास्फोरस के टेस्ट में यूज होता था, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस होगा। ठीक है, तो पूरी रिएक्शंस आप नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, जो मेन पॉइंट है वो मैंने स्टार लगा के हाईलाइट कर दिए हैं, है ना। यस ठीक है, तो फास्फोरस के लिए इतना काफी है। बस ये अपना यहाँ पर क्वालिटेटिव एस्टिमेशन खत्म हुआ, है ना, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें एटम कौन कौन सा है या किस क्वालिटी का है, अपन इसको इस तरह से जज करते हैं, है ना। फिर अभी अपने पास कितना टाइम बचा है, करीबन आधा घंटा और बचा है ना। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी देख सकते हैं, क्वांटिटेटिव चलो देख ही लेते हैं अपन, डिस्कशन फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा, मेरे को उससे पहले ये बताओ कि शाम की क्लास का क्या करना है। क्योंकि जीडी वाला से पूछना पड़ेगा। जेडी वालों की शायद 6 बजे तक क्लास है, तो देखो अपने पास दोनों ऑप्शंस हैं, है ना। मैं दोनों ऑप्शंस में कंफर्टेबल हूँ, या तो अपन 7 से 9 भी क्लास रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगले वीक वैसे ही 3 क्लासेस ही शेड्यूल्ड है तो अपन 3 की जगह 4 क्लास कर लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सर एक दिन अलग ही रख लेंगे ना अगले वीक। हाँ, तो फिर अगले वीक उसका अपन डिस्कशन कर लेते हैं, उसको मैं क्लास के बाद ग्रुप पे भी ऑफिशियली डाल दूंगा। तो अगले वीक का ऐसा है कि आपने अगर टाइम टेबल देखा होगा तो उसमें आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे MWF में क्लासेस अपनी दिख रही होंगी, है ना। तो उसको अपन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और जो आज की इवनिंग की क्लास है वो संडे, मतलब TTSS में अपन क्लास ले लेंगे, है ना। यस तो इस तरह से अपन उसका अरेंजमेंट कर लेंगे, ठीक है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बाद में व्हाट्सएप पे बता देना, इसको मैं बाद में व्हाट्सएप पे ऑफिशियली डाल भी दूंगा इस इन्फॉर्मेशन को, है ना। तो चलो ठीक है, अपन अभी आधे घंटे और पढ़ते हैं। तो ये दूसरा सेक्शन खत्म हुआ चैप्टर का, जहाँ पे हमने ये सीखा कि किसी भी एटम का पर्टिकुलरली आप क्वालिटेटिव एस्टिमेशन कैसे कर सकते हो कि उसकी क्वालिटी क्या है ना। अगला जो टॉपिक है वो है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और आसान है रिलेटिवली, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टफ ऑफ। तो था ही, रटने का ही है पूरा। ये वाला जितना रटने का नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूमेरिकल बेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें अपन को इसमें तो क्वांटिटी। एटॉमिक से ज्यादा लग रहा है सर रटने का। हाँ हाँ बिल्कुल, एटॉमिक तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में ज्यादा नहीं रटना रहेगा, लॉजिकल भी रहते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज्यादातर रटने वाले ही होते हैं, है ना। तो जितना अपन उसको लॉजिकली याद रख सकते हैं उतना अपन याद रख लेते हैं लॉजिकली, और क्या। देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स पे आते हैं, है ना। पहले मैं एक एक वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब होता है क्वांटिटी, मतलब मात्रा, तो किसी चीज की मात्रा बताना। क्वांटिटी जो है वो हमेशा नंबर्स के फॉर्म में बताई जाती है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 5 किलो, है ना। और तो अपन को एलिमेंट्स जो है किसी कंपाउंड में उसकी क्वांटिटी क्या है उसका एनालिसिस अपन इस सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी जैसे मोल वोल से भी अपन देखते हैं, मोल कंसेप्ट में अपन ने क्वांटिटी निकालना सीखा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा, हल्का हल्का, है ना। तो कैसे यूज होगा अभी अपन को समझ में आ जाएगा। वही अपन उसी ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में भी अपन ने इन्हीं एटम से सबसे पहले चालू किया था। इस मेथड को लाइबिग्स मेथड बोलते हैं, नाम याद रख सको तो अच्छा रहेगा।
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है नाम, लेकिन हाँ याद रखो तो अच्छा ही है। तो लाइबिग्स मेथड में देखो क्या होता है। लाइबिग इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, तो अपन पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन अपना कितने से हो जाएगा उतना अपन एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेंगे, है ना, ऊपर ऊपर से। तो देखो होता यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन है, ठीक है, तो आप उसको कॉपर ऑक्साइड से पास कराओ तो आपको CO2 और कॉपर मिलेगा। ये रिएक्शन अपन ने क्वालिटेटिव एस्टिमेशन में भी लिखी है, अगर आपको याद हो तो, है ना, कॉपर ऑक्साइड वाली याद आ रही है किसी को? यस सर। यस और सर। वहीं पर अगर हाइड्रोजन अगर है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ वाटर बनाएगा, वाटर और कॉपर। उसमें मैंने ये भी बताया था कि रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है ना। तो वहां तो चलो अपन ने क्वालिटी एस्टिमेट ऐसे की थी कि भाई ये CO2 को आप लाइम वाटर से पास कराओ तो काको3 का प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो अपन को पता चल गया कि कार्बन है। वो तो क्वालिटी एस्टिमेशन हो गया। अब देखो क्वांटिटी एस्टिमेशन कैसे करते हैं, उसके लिए ये जो CO2 जनरेट हुई इसका कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए इसको पास किया जाता है पोटैश बल्ब से, है ना। मतलब आप ये मान लो कि ये सब तो आप भी एग्री करते हो कि ये जो CO2 है ये गैसियस नेचर की है। तो ये भी जिस भी सेटअप में ये एक्सपेरिमेंट होगा, जिस भी बीकर में, इसको मैं अगले पेज पे बना देता हूँ, है ना। जिस भी बीकर में ये एक्सपेरिमेंट होगा थोड़ी देर बाद आपको उसमें से गैस बाहर निकलती हुई नजर आएगी, है ना। अगर कार्बन होगा तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। ये जो CO2 गैस है ना। अब देखो इसमें कैसे जुगाड़ लगाई जाती है। ये जो CO2 की गैस निकल रही है, इसमें इसको आप यहां से कंडेंस कर लो और एक दूसरे बीकर में इसको ले लो जहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन पहले से मौजूद हो, है ना। ये जो सोल्यूशन है ये किसका सोल्यूशन है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको तो अपन कर सकते हैं, है ना। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको पता है कि उसमें जो गैस है उसको अपन कंडेंस करके एक दूसरे बीकर में ले लेते हैं, है ना। तो यस सर। इस तरह से मत कहना कि सर ये गैस तो उड़ जाएगी तो अपन इसको इसके अंदर इसके पास कैसे लेके आएंगे, ठीक है। वो मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, उसका मैं भले ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय डिस्टिलेशन दिस कैन बी डन। तो वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी भी चीज को अपन किसी भी चीज के सामने ला सकते हैं, वो बहुत छोटी प्रॉब्लम रहती है ना। तो इस गैस को अपन इसमें मिक्स कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो देखो किस फॉर्म में आएगा कि आपका जो CO2 है वो KOH से रिएक्ट करके K2CO3 प्लस H2O बनाएगा, है ना। K2CO3 प्लस H2O बनाएगा। तो अब होता ये है कि आप इसमें ये देख सकते हो कि इसका जो वेट है वो कितना बढ़ गया, ठीक है। देखो मान लो इसका कुछ वेट होगा, ध्यान से सुनना, इस बीकर का कुछ वेट होगा रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले x ग्राम, है ना। पहले पहले 1 मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मान लो इसका वेट अपन ने मेजर कर लिया कि x ग्राम है, ठीक है। फिर आपने इसमें गैस वगैरह भर दी, फिर आपने इसको ऊपर से पूरा बंद कर दिया, तो गैस बाहर निकल नहीं पाएगी, है ना। तो गैस बाहर नहीं निकल पाएगी तो गैस इसी के अंदर रहेगी, तो फिर इसमें गैस इसी के अंदर रहेगी तो इससे रिएक्ट करेगी तो इससे प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट जब बने फिर आपने जो बीकर को बंद किया था उसको दोबारा खोल दो, तो अब गैस बाहर इसलिए नहीं निकलेगी क्योंकि गैस जो है वो पूरा प्रोडक्ट में जा चुकी है। बहुत ध्यान से सुनना, अब आप प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स देखोगे तो ये तो एक सॉल्ट है, पोटेशियम कार्बोनेट, ये गैस तो है नहीं, तो ये तो बीकर में पड़ा रहेगा। और ये भी पानी है, तो पानी भी लिक्विड है, गैस तो है नहीं, तो वो भी बीकर में पड़ा रहेगा। तो फाइनली क्या होगा कि ये जो CO2 जो गैस है वो लिक्विड में एक्चुअली कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो इसका जो वेट है बीकर का वो बढ़ चुका होगा, क्योंकि KOH तो पहले से था ही ना, इतना मास तो पहले से था, और ये जो ये मैटर है ये और आ गया, एडिशन ऑफ मैटर। तो फाइनली रिएक्शन होने के बाद सेकेंड स्थिति में जो वेट है वो y ग्राम होगा और जो y है वो x से ज्यादा होगा। क्या इस कहानी से सभी लोग एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, लॉजिकल लग रही है ना सबको बात की, बीकर का अपन को वेट बढ़ा हुआ दिखेगा। तो भाई अब ऐसा होता है कि आपको बीकर का पहले वेट आपने नाप लिया था लेबोरेटरी में, x ग्राम था, बाद में आपने नाप लिया y ग्राम, दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया। तो दोनों का आपने डिफरेंस ले लिया तो आपको ये पता चल गया कि भाई कितना CO2 इसमें आया होगा। जो डिफरेंस आ रहा है वो CO2 के कारण ही तो आ रहा है। तो कितना सर एक वेट, बार बता दीजिए।
देखो भाई, इसमें अपन ने CO2 नहीं मिलाया है अभी, ये पहली सिचुएशन है ना। इसको लिखना है तो इसमें ऐसे और स्पेसिफाई करके लिख लो। पहली सिचुएशन क्या है? बिफोर एडिंग CO2, है ना। और दूसरी सिचुएशन क्या है? आफ्टर एडिंग CO2, है ना। मेरे पास जगह की कमी है, आप चाहो तो पूरा लिख लेना। तो बिफोर एडिंग CO2, अभी जो वेट था वो सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का। तो इसका वेट मान लो x ग्राम है। ये तो अपन मेजर कर सकते हैं ना, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स रहते हैं अपने पास, वेट मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आपने ये जब जो भी आपने सेटअप वगैरह किया, आपने कुछ ऐसा सेटअप किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें मिक्स कराई आपने और इसको बंद कर दिया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर के लिए एस्केप ना करे। तो इसको अगर आपने बीकर को बंद कर दिया ऊपर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगी। ये रिएक्शन अपने नीचे मेंशन की है, और रिएक्शन से कोई भी गैसियस प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रहा है ना। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, जो सॉल्ट है वो भी लिक्विड में घुला हुआ रहेगा और पानी तो लिक्विड है ही। तो जब आप ढक्कन को खोल दोगे तो भी कोई भी गैस बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई गैस जनरेट नहीं हो रही है। बात समझ में आई संकेत? यस सर। तो जो गैस है वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड रहता है रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट का जितना मास होगा, रिएक्टेंट्स का भी उतना ही मास रहा होगा, ठीक है। तो जब आपने CO2 y-x, हाँ, तो जब आपने CO2 ऐड किया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनली बीकर का जो मास है वो बढ़ जाएगा, वो y ग्राम हो जाएगा और y इज ग्रेटर देन x। ये चीज लॉजिकल है, क्योंकि मैटर जो है मास और ऐड हो चुका है ना, CO2 और ऐड हुआ है, मतलब मास और ऐड हो चुका है। तो y की वैल्यू x से तो ज्यादा होनी ही चाहिए। इतना समझ में आया? यस। तो बस अब अपन बाकी आगे दिमाग अपन लगा ही सकते हैं। आप y माइनस एक्स कैलकुलेट कर लो, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि CO2 का मास कितना है, और CO2 के मास से अपन कार्बन का मास निकाल सकते हैं, है ना। यस सर। अब वो कैसे निकालेंगे, वो मैं अब न्यूमेरिकल करते हैं अपन, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें एक बेसिक समझ में आ गया ना। मैं दोबारा इसको शुरू से बता देता हूँ। आपको ये पता करना है कि कार्बन कितना है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आपको पता करना है कि कार्बन कितना है। तो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने लिया कुछ ग्राम, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने कार्बन कॉपर ऑक्साइड से मिक्स किया, उसमें से कुछ गैस निकल रही होगी, उस गैस को आपने KOH से रिएक्ट करा के वेट में डिफरेंस ले लिया। तो रिएक्शन इस टाइप से है कि KOH जो है वो सिर्फ CO2 से ही रिएक्ट करता है ना। और भी चीजें हो सकती हैं, और भी गैसेस हो सकता है निकल रही हो, लेकिन KOH CO2 से ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो KOH CO2 से रिएक्ट करेगा, KOH CO2 को अपने अंदर खींच लेगा, तो उससे ये लिक्विड प्रोडक्ट जनरेट होंगे। तो अपन को ये समझ में आ जाएगा कि जो सोल्यूशन का मास बढ़ गया है फाइनली, वो CO2 के एडिशन के कारण ही बढ़ा होगा। तो कितना मास इंक्रीज हुआ है, उससे अपन को ये पता चल गया कि CO2 कितना एब्जॉर्ब किया होगा KOH ने। मतलब अपन को CO2 का मास पता चल गया। मतलब अपन को ये, अब अपन को CO2 का मास पता चल गया, तो अपन कार्बन का मास निकाल सकते हैं, है ना। वो कैसे निकाल सकते हैं अभी मैं न्यूमेरिकल में बताऊंगा। तो कार्बन का मास अपन को पता चल गया, तो बस सब पता चल गया अपन को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओरिजिनली कार्बन कितना था, ठीक है। तो आपको 80% तो समझ में आ गया होगा। अब अपन एक न्यूमेरिकल Yes. करते हैं, उससे यस सर। 100% समझ में जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, मतलब इससे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। 0.378 ग्राम of an organic compound gave on combustion 0.264 gram of carbon dioxide, है ना, and 0.162 gram water vapors, ठीक है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट। जब भी परसेंटेज बोला जाए और ये नहीं बताया जाए कि किस बेसिस पे परसेंटेज बताना है, तो अपन बेसिस क्या मानेंगे? परसेंटेज बाय, जल्दी बताओ मास भाई। बाय मास। हाँ, मास बाय मास। मास बाय मास। बस तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ आप लोग को।
आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जिसका टोटल वजन आपको दिया हुआ है 0.378 ग्राम, और ये बताया गया है कि जब उसको जलाया गया, कंबस्ट किया गया, तो उससे CO2 और H2O मिल रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपन लिखते भी जाते हैं। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वजन पता है 0.378 ग्राम, उसको आपने कंबशन किया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको CO2 और H2O मिल गया, और क्वेश्चन ने आपको उसका वजन भी बताया है, ये है 0.264 ग्राम और ये है 0.162 ग्राम। आगे क्वेश्चन कहता है कि आप तो कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इट मतलब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बात तो एविडेंट है कि कार्बन और हाइड्रोजन होगा ही, तभी CO2 और H2O प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बायोमास परसेंटेज कितना है? तो बेसिकली अपन को निकालना क्या है, उसको पहले अपन लिख लेते हैं। अपन को एक्चुअली ये निकालना है कि वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, है ना? यही होगा परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ कार्बन। मानते हो ना इस बात को? यस सर। तो एक तो आपको ये टर्म निकालना है, और दूसरा टर्म आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, ये होगा परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। आपको ये दो चीजें निकालनी है, सही बात है? ये तो अपन ने क्वेश्चन यस की जो लैंग्वेज है इंग्लिश को अपन ने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर लिया। अब अपन इसमें एक एक टर्म देखते हैं। तो आपको वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सवाल में दिया हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत बस इसकी है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि वेट ऑफ कार्बन हम कैसे निकालें। वेट ऑफ कार्बन आपको दिया नहीं है, आपको बस इतना दिया है कि जब ये रिएक्शन खत्म होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है वो 0.264 ग्राम है। ठीक है, तो यस ये 0.26 ग्राम है। तो अब देखो इसमें अपन कैसे कर सकते हैं, अपना फोकस अब शिफ्ट करो वेट ऑफ कार्बन निकालने पे, है ना? तो अब मेरे को ये बताओ कि एक CO2 में के मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है और कितना कार्बन है, ये अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में एक कार्बन है प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो जो मास होगा टोटल एक CO2 का, एक CO2 का मास होता है 12 ग्राम, है ना? जिसमें कि एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम और 2 ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन होता है 32 ग्राम। क्या ये बात सब लोग सही है? मतलब क्या इस बात से सभी लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि CO2 में जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 12:32 का है बाय मास। यस यस अपन ये कह सकते हैं कि इन 44 ग्राम CO2 हमारे पास 44 ग्राम CO2 में क्या होगा, 12 ग्राम कार्बन होगा हमेशा ही, है ना? हर 44 ग्राम CO2 में आपको 12 ग्राम कार्बन मिलेगा। मतलब अगर आप 88 ग्राम CO2 ले लोगे तो उसमें आपको 24 ग्राम कार्बन मिलेगा। इस बात से सब एग्री करते हैं ना? यस सर। तो बस इस बात का अब अपन यूज कर लेंगे कि भाई जब आपको ये पता है कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो इतने CO2 में कितना कार्बन होगा वो भी तो अपन निकाल सकते हैं ना यूनिटरी मेथड से। यस ठीक है, तो अब यूनिटरी मेथड इसमें लगा दो कि 1 सर, ग्राम, KOH वाली रिएक्शन यूज नहीं आएगी? इसमें नहीं आएगी। मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है ना? देखो 44 ग्राम CO2 इतना ग्राम कार्बन जनरेट करता है, तो 1 ग्राम CO2 से आपको यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूँ सिंपल, इतना कार्बन मिलेगा, है ना? तो देयरफॉर क्वेश्चन में आपको कितना CO2 दिया है एक्चुअली 0.264 ग्राम। तो जो आपको क्वेश्चन में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उस CO2 से आपको इतना कार्बन मिलेगा, उस CO2 में इतना कार्बन होगा। क्या इस बात से सभी लोग एग्री करते हैं? यस सर। तो इसका मतलब समझ में आ गया अपन को कि कार्बन ये है। अब आप देखो कार्बन जो है वो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही पूरा कार्बन इसमें आया है, सही बात है ना? क्योंकि भाई यस सर। और यस सर। सारे रिएक्टेंट्स देखो, मतलब 2 ही रिएक्टेंट्स हैं, तो इसमें तो कार्बन है नहीं, तो इसमें तो कार्बन है नहीं, मतलब एक ही रिएक्टेंट में कार्बन है। और प्रोडक्ट पे भी अगर ध्यान दोगे तो इसमें तो कार्बन है नहीं, मतलब एक ही प्रोडक्ट में कार्बन है। इसका मतलब जितना कार्बन इसमें आया है वो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही आया होगा, यस सर। है ना? POAC में अपन ऐसे ही बोलते हैं ना कि जो यस जो एटम है वो कहाँ से आ रहा है ये देख लो और उसमें POAC लगा दो आप। तो यहाँ पर भी उसी तरह की बात है, अपन को कार्बन का मास इसमें पता चल गया, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये पूरा का पूरा इसमें से आया होगा। तो जितना कार्बन का मास इसमें है उतना कार्बन का मास इसमें होगा। एग्रीड?
यस सर। तो यस बस सर। इस बात को अब अपन यूज कर लेते हैं कि this value is actually equal to weight of carbon in organic compound, है ना। तो यही अपन को निकालना था WC, weight of carbon। तो weight of carbon अपना निकल गया। आप इस वैल्यू को, मतलब ये WC निकल गया, अब तो इसमें वैल्यू डाल देना weight of carbon, जो भी आंसर आए। weight of organic compound आपको पता ही है, into 100 परसेंटेज weight बाय weight आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक एग्जैक्टली हाइड्रोजन के लिए है ना। आपको 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, तो आपको हाइड्रोजन और वाटर का रेशियो पता है, तो आप ये निकाल लेना कि 0.162 ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन है, वो WH यहाँ पे रखना यस है। सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब इसमें दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन वैसे रहते हैं कि वो इसमें इस तरह से बताता है कि भाई ये जो CO2 है, इसको जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास कराया गया तो उसका मास इतना बढ़ गया है ना। ये वाला जो CO2 है, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है कि CO2 का मास आपको नहीं बताया, आपको ये बताया कि ये जो CO2 रिलीज हुई, इसको मैंने, ध्यान से सुनना, वो क्वेश्चन जब शीट में आएगा तो वो पता भी चल जाएगा। मैं लैंग्वेज वाइज बस यहाँ पे बता देता हूँ कि इस सर CO2 डायरेक्ट को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्या इसके? न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल है ये। मतलब सर जो थ्योरी में रिएक्शंस लिखे हैं बस वही वाले बिल्कुल बेस्ड, हाँ हाँ, मतलब अगर याद है सिंपल, एकदम रिएक्शंस अच्छे से एकदम तो। सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। जो रिएक्शन याद करने की यस। जरूरत है वो मैंने लिखवा दी, बस ये KOH, CO2 के KOH की रिएक्शन याद रखना। ये भी एक्चुअली याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि अपन ने ये याद करके रखा है कि KOH जो है वो CO2 को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो KOH का जो जितना मास इंक्रीमेंट हुआ है ना, वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। मतलब वो दूसरा यस क्वेश्चन सर। इस तरह से आता है कि ये जो CO2 निकल रही है, इसको मैंने KOH से पास कराया। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ध्यान से सुन लो, कि KOH का पहले मास था 12 ग्राम, और बाद में KOH का मास हो गया बढ़ के, जब मैंने KOH के सोल्यूशन को बाद में मैंने मेजर किया तो उसका मास मेरे को 12.5 ग्राम मिला। तो उससे अपन को समझ में आ जाता है कि जो 0.5 ग्राम मास है वो किसका रहा होगा, CO2। CO2 का, क्योंकि CO2 पास कराई है और CO2 के कारण ही इसका वेट इंक्रीमेंट हुआ है। तो वहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो वैल्यू 0.264 है क्वेश्चन में, वो अपने इस क्वेश्चन के लिए ये वैल्यू चेंज होकर 0.5 हो जाएगी। यस सर। बाकी यस सर। ये वैल्यू जैसे अपन को पता चली, आगे का क्वेश्चन तो सेम ही है, पता ही है आप लोगों को, है ना। यस। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। बस मेन आउटलाइंस अपन को ध्यान रखना है कि KOH CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, तो KOH के डिफरेंस इन मास से अपन CO2 का मास निकाल लेंगे, है ना। तो ये था एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। और इसमें फिर एक मिनट रुको, इसके बाद डुमास मेथड में है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी क्या करना है, DPP डिस्कस करना है कि आगे पढ़ना है? सर डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आगे तो पढ़ सकते हैं, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग थक तो नहीं गए, अपना देख लेना, क्योंकि 2 घंटे के आसपास हो जाएगा अपन को। अगर आगे पढ़ना है तो आगे टाइम भी भी तो पढ़ कम ही सकते बचा हैं। है। DPP पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, है ना। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन अपन ने पढ़ लिया है क्वांटिटेटिवली। आगे के एटम्स का एस्टिमेशन अपन या तो सर इसी कितना क्लास में, चैप्टर बचा है? आधे घंटे का रफली, या तो अगली क्लास में खत्म कर लेंगे या फिर अभी खत्म कर लेंगे, देख लेंगे। सर ये आज ही कर लीजिए, कोई मतलब किसी और टाइम पे शेड्यूल आधे घंटे की क्लास। अभी कर लो ना, आधे घंटे के लिए अलग से क्यों, फिर अभी फ्लो में ही कर लेते हैं, अभी जल्दी भी समझ में आ जाएगा क्योंकि फ्लो बना हुआ है। चलो अपन देख लेंगे, एक मिनट DPP डिस्कस कर लेते हैं पहले। कौन सी, ये वाली करना था ना, बताओ A1 वाली सर। कौन सी। हाँ सर A1। A1, अच्छा A1। DPP से याद आया मेरे को, शीट भी डिस्कस करनी है अपन को, है ना। A1 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यस सर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या डाउट है यार। सर मैंने A1 DPP बोला सर, मैंने फर्स्ट। हाँ हाँ, क्वेश्चन बताओ कौन सा। यार तुम्हारी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कोई चैट में लिख दो नहीं तो। जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसमें किस में डाउट है, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन वैसे काफी सिंपल सिंपल है, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि ज्यादा डाउट आउट किसी को आए होंगे। बताओ भाई, तुम लोगों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्यों डाउट आउट है इसमें तो ठीक है, नहीं तो मैं शीट ओपन करता हूँ फिर। मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। टू बी सी, टू बी सी मतलब सेकेंड क्वेश्चन का बी और सी पार्ट। कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन ड्यू टू स्मॉल साइज और इट्स हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअली ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है ना। वहां पर अपन कैटिनेशन पढ़ेंगे, और ये आपने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा है। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो अपन ने ये 10th में पढ़ा है कि जो कार्बन है वो बहुत लंबे लंबे बॉन्ड्स बनाता है। मतलब एक कार्बन ऐसे बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है लाइन से। जैसे कि आपने डायमंड ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा होगा, डायमंड ग्रेफाइट फुलरेन, उसमें एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसका रीजन अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए होता है, कार्बन लंबी लंबी चेन्स इसलिए बना पाता है क्योंकि एक तो उसका साइज छोटा होता है ना। तो छोटे साइज के कारण लंबी चेन्स बनाना आसान होता है। साइज बड़ा होगा तो लंबी लंबी चेन बनाने में दिक्कत होगी, है ना। इसको अगर आपको लॉजिकली इस बात को फील करना है तो इस तरह से फील कर सकते हो कि छोटे पार्टिकल्स को एक साथ रखना ज्यादा आसान है ना। छोटे जैसे एक मान लो लोहे की रॉड है, लोहे का जो सरिया है, उसमें छोटे पार्टिकल्स को आप रख सकते हो ज्यादा आसानी से। छोटे पत्थर अगर उसमें बांधोगे तो वो ज्यादा स्ट्रेट रहेगी। अगर वही उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर बांधोगे, एक लोहे के सरिये की अपन बात कर रहे हैं, तो ये जो सरिया है वो बेंड हो जाएगा, है ना। अब ज्यादा ही अगर कोई पुराना हुआ, ब्रेक हुआ, तो वो टूट भी सकता है ना। मानते हो ना इस बात को? तो ये तो बेसिक फिजिक्स है, कॉमन सेंस है। तो उसी तरह की बात यहाँ पर है कि ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में दोबारा डिस्कस करेंगे कि स्मॉल साइज जो है वो फेवरेबल होता है लंबी लंबी चेन्स बनाने के लिए, और दूसरा है हाई बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी जो है वो हाई होती है। इसके आंसर्स क्या क्या दिए हैं वैसे? टेट्रावेलेंसी भी होती है, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। डी है, हाँ, ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि टेट्रावेलेंसी भी होती है और हाई बॉन्ड एनर्जी होती है। तो ये जल्दी जल्दी बॉन्ड बना लेता है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड जल्दी बन जाता है क्योंकि एनर्जेटिक बॉन्ड होता है ये, और टेट्रावेलेंसी के कारण वो ज्यादा बॉन्ड्स बना पाता है। समझ में आ गया चंद्रभान? और अंकुर A9 पूछ रहा है। A9 मतलब ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है अंकुर शायद, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, यही है क्या सर अंकुर? ओरली बता दीजिए आप, तो इसमें मेरे को आंसर इसका सही नहीं लग रहा। आंसर सही नहीं लग रहा है, तो देखो आंसर का तो भाई ऐसा है कि आप, हाँ, एक सर सेकंड, 5 कार्बन की चेन है और आंसर में 7 है कार्बन। 1 2 3 4 5, हाँ इसमें मिसप्रिंट हो गया है कुछ, इसमें मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन गलत है, इसको इग्नोर कर दो, कैंसिल कर दो, है ना। और बताओ। ओके सर। A9 के बाद फिर 7th का B दिख रहा है मेरे को चैट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड जो है वो, ये मल्टीपल करेक्ट है ना। ये होगा, ये होगा, और ये होगा। चंद्रमान तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार इसमें लिख देना चैट में। चैट में लिख दो और एक बार तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 279297 बता रहे हो क्या? बोलो भाई। यार तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो या तो बाद में पूछ लेना या अभी चैट में लिख के बता दो थोड़ा सा जल्दी। और जब तक बाकी लोग कोई डाउट पूछने अगर उनको हो तो। डी ही दिया है ये कह रहे हो? डी दिया है। अरे इसमें अपन ने इस बात पे फोकस नहीं किया ना, हाइड्रोकार्बन।
ये हाइड्रोकार्बन थोड़ी ना है। जो सी ऑप्शन है और बी ऑप्शन है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स इसलिए मिस्टेक कर सकते हैं। अपन को हाइड्रोकार्बन पे फोकस करना है, तो डी एक हाइड्रोकार्बन है ना, तो सिर्फ डी सही आंसर होगा। चंद्रमा समझ में आ गया? सिंपल एक्सप्लेनेशन है। और बताओ इसके अलावा, इसके अलावा शायद किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। 13 देखते हैं। कीटीन हैज दिस, तो कीटीन इन्होंने कंपाउंड बताया है, इसमें कार्बन की बात हो रही है। ये वही हाइब्रिडाइजेशन वाला है। एक बार जो हाइब्रिडाइजेशन की टेबल बनाई थी उससे आप देख के कर सकते हो। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के 2 हैं, एक लेफ्ट साइड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक राइट साइड में है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp, है ना। तो ये वाला जो बीच वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और जो ये वाला कार्बन है इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें चंद्रमान डाउट क्या है, एक बार मेरे को स्पेसिफिकली पूछो थोड़ा। बाकी तो टेबल से देख के करना है आपको, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, और टेबल में अपन ने लिखा था कि हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे देखते हैं। बोलो, क्लियर हुआ क्या? जल्दी जल्दी बोलो भाई। मेरा ए आ रहा है, तुम्हारा ए आ रहा है। ए तो इसलिए ए में sp2 लिखा है, तो इसका मतलब तुम sp2 तो निकाल पा रहे हो, लेकिन तुम इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है। ये देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो 13th क्वेश्चन है डीपीपी का, जब तक किसी और को कोई और क्वेश्चन हो तो वो लिख देना। जो 13 क्वेश्चन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बात हो रही है ना। ये स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो उसकी अपन ने टेबल बनाई है ना। स्टेरिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो इसमें कोई है नहीं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है, किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में। तो पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। तो ये इस कार्बन के 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर तो कोई है नहीं। तो दो स्टेरिक नंबर पे टेबल में लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन sp आता है। इस एक्सप्लेनेशन के बाद कोई डाउट हो चंद्रमान तो पूछो। बताओ, समझ में आया क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी यार। ठीक है, शाबाश। और बताओ, और कोई क्वेश्चन हो तो। कोई और क्वेश्चन है? इस डीपीपी में शायद कोई और क्वेश्चन नहीं है, तो मैं शीट प्रोजेक्ट करता हूँ। अब शीट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। तो एक सेकेंड रुको। ये हो गया अपना शीट में। बताओ कौन सा सेक्शन दिया था? ई दिया था क्या कि एफ दिया था? एफ दिया था, है ना। ई तो शायद अपना हो गया था। एफ में बताओ, सेक्शन एफ, ये पार्ट 1 का है। इसमें बता दो पहले। किसी को पार्ट 1 में कोई डाउट हो तो पूछ लो। पार्ट 1 में शायद किसी को डाउट है नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं पार्ट 2 पे आता हूँ अब सीधे। किसी को पार्ट 1 में डाउट है तो टाइप कर देना, मैं बता दूंगा। हाँ, पार्ट 2 में पूछो। पार्ट 2 में कोई डाउट है क्या किसी को? F1 में NaOH क्यों दिया है? An organic compound gives positive test with NaOH and phenolphthalein। ये phenolphthalein वाला टेस्ट है ना, इसमें NaOH भी तो होता है। ये phenolphthalein वाला जो टेस्ट है इसमें NaOH होता है ना। इसमें दिखाऊं क्या शीट में?
क्यों चंद्रभान, शीट में देखना चाहोगे क्या? एक बार नोट्स में पलट के देखो ना, जहां पर ने फिनोफ्थरीन का टेस्ट लिखा है उसमें रिएक्शन ध्यान से देखना, उसमें NaOH भी लिखा होगा। हाँ ठीक है, आ गया मतलब समझ में, है ना? और बताओ। अच्छा इतना ही डाउट है, तो और किसी को कोई डाउट नहीं है मतलब इसमें, है ना? सेक्शन F में तो अब अपन G कर लेंगे, अगली क्लास में H भी कर लेंगे, और I अपन देख लेंगे, अगर अपन आज खत्म करते हैं I तो फिर I भी ले लेंगे, नहीं तो ऐसा करते हैं, अपना टाइम भी ओवर हो गया क्योंकि 2 घंटा हो गया है, आप लोग भी ड्रेन ही हो गए होगे, है ना? तो अपन अगली क्लास में जब भी अपन शेड्यूल करेंगे तो थोड़ा सा ही बचा है, वो तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अपन अगली क्लास में रेस्ट ऑफ द पोर्शन कंटिन्यू कर लेंगे, और बस आप लास्ट सेक्शन छोड़ के अब, है ना, लास्ट सेक्शन छोड़ के, मतलब लास्ट सेक्शन कौन सा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस अब कर सकते हो, है ना? तो ये शायद सेक्शन आई है, तो आई के पहले एच तक अब अपन होमवर्क में ले लेते हैं, है ना? एफ एफ तो अपन ने कर लिया, जी और एच सेक्शन आप अगली क्लास में कर लेना, फिर अपन अगली क्लास में चैप्टर खत्म करके नेक्स्ट वीक से फिर नया चैप्टर चालू करेंगे, है ना? नेक्स्ट वीक की सेकंड क्लास से फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि होगा गैसियस स्टेट, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ओके सर। इतना ही कर लो, और एक डीपीपी कर लेना, क्योंकि कितने दिन का गैप है, मंडे तो अपनी क्लास होगी नहीं, ट्यूसडे को होगी, आज क्या है, संडे है, हाँ तो एक डीपीपी और ले लेंगे अपन, है ना? उसका मैं डिटेल्स वगैरह भेज दूंगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन।